चलो बाबू, अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही एक नए चैप्टर्स की बात करेंगे। देखिए चैप्टर दोस्त, मैंने आपको बताया ना कि यूनिट चाहे जितनी भी क्यों ना तेज़ हो या धीम हो, इससे मतलब नहीं है। यूनिट्स को आज हम लोगों ने जब कहा है कि समाप्त करना तो करना ही करना है, क्योंकि यूनिट वाइज चैप्टर्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केस में हो सकता है कोई बनाया हो, नहीं तो यूनिट वाइज कोई नहीं बनाया बेटा। सोचिए आप यूनिट वाइज पढ़ते चले गए, 5 यूनिट पढ़ा, 5 यूनिट का वीडियो देखा, 5 यूनिट के अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 की आपके हाथों में। तो ये संभव है जब आप चाहोगे तो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से आप बस सुनते रहिए, थोड़ा समर्पण करिए, मेहनत करिए, तकलीफ़ को झेलना पड़ता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना तो सीखो। तो जलने का समय दोस्त, जब ये जलोगे आज तो ही 25 तारीख को चमकने के लिए तुम तत्पर रहोगे, सबसे आगे रहोगे। देखिए दोस्त, अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर अगला। इस यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एक मैंने लिख दिया है आपके सामने है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, दूसरा भी आप देखने वाले हैं कि माइक्रोब्स कैसे ह्यूमन के वेलफेयर में यूज़ किया जाता है। ये 2 चैप्टर्स पढ़ के इस यूनिट का भी हम लोग बिल्कुल समापन करने वाले हैं। बस मुश्किल से 50 मिनट के अंदर या 1 घंटा ले लीजिए, इसके अंदर ख़त्म करूँगा। देखिए दोस्त, होता क्या है, प्रश्न आपके लिए है कि सर आखिर ये ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ होता क्या है। हम कहते हैं भैया हमारा बच्चा जो बड़ा ही रोगी हो गया, हेल्दी नहीं है। अरे क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि उसको डिजीज़ हो गया है, यानी उसको कोई साइन हो गया, कोई सिम्टम हो गया है। यानी अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम या जो अपीयरेंस हमको दिखाई पड़ते हैं, उस आधार पर हम ये महसूस कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बीमार है। अब मैं कुछ बात समझाना चाहता हूँ दोस्त। पहले तो मैं आपको इस चैप्टर्स को डिफाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहले हेल्थ ही जाननी है। देखिए हेल्थ क्या है? हेल्थ कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिसमें डिजीज़ की कमी हो, यानी एब्सेंस ऑफ द डिजीज़। तुम्हारे अंदर कोई रोग है नहीं, यू आर द डिजीज़ फ्री, यू कैन से दैट पर्सन विल बी द हेल्दी। अब हेल्दी हम आपने अपने घर में कहते हैं, जिससे देखिए बच्चा बहुत बीमार होता है, ठीक है ना। बच्चा क्या होता है? बहुत ही बीमार होता है। तो क्या आप उस बच्चे की बीमारी की वजह से हम इसको, माँ उसको बोलती है कि बेटा मेरा रोगी है? कभी नहीं बोलेगी भाई, माँ तो माँ है, वो रोगी थोड़े ना बोलेगी। वो बहुत बीमार है, बहुत ही तकलीफ़ों में झेल रहा है, उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी पर लास्ट मोड़ पर है, बट मदर विल नेवर से दैट माय डॉटर विल बी द डाई, या कुछ नहीं बोलेगी। वो कहेगी बहुत हेल्दी, बहुत ठीक ठाक है बड़ा बच्चा। ऐसे ही ज़िंदगी के लिए इस पूरे वर्ल्ड में एक बैठा हुआ है संस्था दोस्त, एक इंस्टीट्यूट होता है जिसका नाम है WHO। ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है बेटा रोगी कौन है, रोगी कौन नहीं है, हेल्दी कौन है, अनहेल्दी कौन नहीं है, ये तुम नहीं, ये मैं बताऊँगा। अब WHO की बात तो मानना पड़ेगा ना। अभी कोरोना काल में आपने देखा है किस तरह से पूरा का पूरा प्रक्रिया चल रहा था। सब लोग परेशान थे, रोगी थे, इसी में घूम रहे थे। कोरोना जा करके हमारे अलविलाई वाले भाग में उसी में फंस जाता था, पूरा का पूरा उसको ब्लॉक कर देता था। रिस्पिरेशन लेने में, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। तो न इनहेलेशन न एक्सहेलेशन, सब एवरीथिंग इज़ बिल क्लोज्ड। आपको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। तो ये कहा गया हेल्दी नहीं है। ऐसे हेल्थ को इन्होंने कहा, देखिए हेल्थ में WHO ने कहा कि वो व्यक्ति फिजिकली फिट होना चाहिए, वो व्यक्ति मेंटली फिट होना चाहिए, वो व्यक्ति सोशली फिट होना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति इमोशनली फिट होना चाहिए। अगर आप इतनी चीज़ फिट हो दोस्त, तो मैं कह सकता हूँ आई कैन श्योर टू से दैट यू आर अ फिट वन। लेकिन इफ़ यू आर नॉट एनी वन, एक नहीं हो, तो मैं ये नहीं कह पाऊँगा तुम हेल्दी। तुम 3 हो, तुम फिजिकल हो, तुम मेंटल हो, तुम सोशल हो, लेकिन इमोशनली अनफिट हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ वेल। जब आप जाते हो बड़े बड़े एग्ज़ाम में फिजिकल क्वालिफिकेशन देने के लिए, जैसे आप एग्ज़ाम निकाल ले जाते हो, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड करते हो वनडे एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है कि आप छोटे मोटे एग्जामिनेशन जंपिंग करने लगे, वो भी निकल जाते हैं, रनिंग हो जाता है, लेकिन हो सकता है पेपर नहीं निकाल पाओ। तो अब आप 3 चीज़ों को तो आपने कंप्लीट रूप से कहा कि मैं इस कैपेबल हूँ, बट यू आर नॉट कैपेबल फॉर द रनिंग, दैट मीन्स यू विल बी द आउट, बाहर हो जाओगे। ऐसे ये भी कहता है सारे की सारी खाना पूर्ति आपको करनी ही करनी पड़ेगी, आप बच नहीं पाओगे। तो देखिए दोस्त क्या कहता है, ये कहता है फिजिकल, आप जिमर हो, जिम जाते हो। जैसे अभी मैं बहुत प्रेजेंट समय में देख पा रहा हूँ, एक बहुत ही खतरनाक संभल के CO साहब है, उनकी बॉडी पर्सनालिटी देखिए, क्या जलवा है भैया, क्या जलवा है बाबा। वो अनुज चौधरी जी करके नाम है, वाह, मैं तो सल्यूट करता हूँ ऐसे CO साहब को।
क्या पर्सनालिटी बनाई है, बिल्कुल एक रूप से देखो तो लगता है हनुमान के अवतार हैं वो। क्या संभल की पूरी दशा और दिशा बदल के रख दी है। मज़ा आ गया। बॉडी देखो उनकी ज़बरदस्त तरीके के है, तो वो हेल्दी में है। तो ये कहते हैं WHO, अगर ऐसे बॉडी बिल्डर हो आप हेल्दी में आओगे। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया सर। और फिर उन्होंने कहा बेटा तुम फिजिकल फिट हो गए हो, ठीक है, शरीर है, चुस्त दुरुस्त है, मजबूत हो, अच्छा है, पहलवान भी रहे हो, सोशल समाज में कैसे फिट रहोगे? समाज में तुम कार चलाए जा रहे हो, खूब तेज़ी के साथ स्पीड कर रहे हो, लेकिन समाज में एक जानवर, मतलब आप जा रहे थे, छोटा सा जानवर गुजर रहा था, आपने उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया और चढ़ा दिया कार उसके ऊपर। क्या सामाजिक तुम रहने लायक हो? नहीं हो। आप जा रहे हो सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेने गए और अचानक से आपने देखा कि किसी से छोटे मोटे कमज़ोर व्यक्ति ने कुछ आपको बोल दिया, आपने निकाला पिस्टल और धाए से उड़ा दिया उसको। क्या समाज में रहने लायक हो? नो, यू आर नॉट सोशली फिट। अब आप अभी फिट नहीं हो। बहुत फिजिकल फिट थे, सोशली फिट थे, लेकिन आप अभी कैपेबल नहीं बन पाए हो। फिर देखिए, कहा कि तुम मेंटली तो फिट हो जाओ। आपका दिमाग किस तरह से कठिन परिस्थितियों में इस माइंड को आप बेहतरीन ढंग से, सुचारू ढंग से चला पाते हो, इसको बोलते हैं मेंटली फिट होना। क्या इस मेंटलिटी हम ना कि आजकल के लोगों की ये मेंटलिटी हो गई है, अलग अलग जाति को लेकर के विद्रोह करना, झगड़ा करना, बवाल करना, ये जो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, ये हमारी मेंटलिटी, हम लोग कहते हैं इनकी मेंटलिटी ऐसे है। लेकिन वास्तव में कहा जाता है जो समाज में अपने आप को इक्वल रखता है, समाज की मुख्य धारा में अपने आप को ऐड ऑन करता है, जोड़ के रखता है, वही व्यक्ति सफल माना जाता है। तो अगर आप समाज में मेंटली फिट हैं तो आप हेल्दी के रूप में आ जाएंगे। आपने सोशल फिट हुआ, आप मेंटली फिट हो गए, आप फिजिकली फिट हो गए, 3 चीज़ फिट हो। अब आया इमोशनली फिट। इमोशनली फिट क्या है? देखो, इमोशनली फिट को जैसे मान लेता हूँ कि आप एक बहुत बड़े ऑफिसर हो, खास तौर पर मैं आर्मी की बात करता हूँ, सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ इसको, जीवन के उस लाइफ से मैं जोड़ना बस समझने के लिए। आर्मी के पास से तीनों चीज़ें थी। वो फिजिकल फिट होते हैं, जाहिर सी बात है, मेंटली बहुत चुस्त दुरुस्त होते हैं, भाई दिमाग उनका बहुत तेज चलता है कठिन परिस्थितियों में भी, और समाज में मतलब उससे भी फिट, लेकिन इमोशनली फिट नहीं पहुँच पाए बेचारे। इमोशनली होता क्या है, जैसे उन्होंने सरहद पे 5 आतंकवादियों को पकड़ लिया, ठीक, 5 आतंकवादियों की पैरों में पहले गोली मारे। अब उनको शूट एंड ऑर्डर था कि हाँ तुरंत मार देना आपको। उन्होंने 5 को उड़ा दिया क्योंकि उन्होंने हमारे जवानों को मारा था, हमने 4 को उड़ा दिया। एक आया, एक ने आपको इस बात से रोक दिया अपने आप को मारने से, साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कहाँ जाएंगे। अब आप ठहरे, चूँकि इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी के पास थोड़ी दयालुता होती है, फीलिंग्स होती है, लोगों को देख करके वो अपनों को भी याद करते हैं। तो उन्होंने सोचा यार कि ये तो यार बहुत रो रहा है, छोटे बच्चों की बात बता रहा है, माँ की बात बता रहा है। अब जो हमारा जवान था, वो जवान ने अपनी बंदूक जो तान रखी थी, बंदूक पीछे खींच लिया, रख लिया। अब आप बताओ, वो जवान को छोड़ दिया गया। अब आप बताओ, जो अभी 20 को मार के आया है, वो आने वाले समय में ऐसी योजनाएं तैयार करेगा कि आने वाले समय में 2000 को मारने की तैयारी कर सकता है। तो हम इमोशनल फिट नहीं हो पाए दोस्त। अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, कहाँ पर कैसी परिस्थितियों में अपने आप को ढालना है, ये सब आपके हेल्दीपन को ही बताती हैं। तो वो व्यक्ति अगर इमोशनल फिट नहीं है तो ये 3 चीज़ होने के बावजूद भी वी कैन से दैट दे आर नॉट कंफर्ट, दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट हेल्दी पर्सन, राइट। क्या ये 4 बात मैं जो आप समझाना चाहता हूँ, जो क्राइटेरिया होना चाहिए एक हेल्दीपन का WHO के द्वारा, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ बेटा? अब देखिए, यही चीज़ मैंने पूरी लाइन में लिखा, फिजिकली वगैरह अफेक्टेड बाय द जेनेटिक। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर देंगी, कहेंगी ये 3-4 चीज़ तो तुम बेटा फिट होके आए हो, ठीक है चलो, लेकिन मैं तुमको परेशान करवा दूंगा 3 लोगों से। जेनेटिक डिसऑर्डर, तुम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉडी बिल्डर थे, लेकिन पता चला कि आपके जेनेटिक लेवल, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया हो, जीन लेवल पर कोई म्यूटेशन हो गया हो, आपके शरीर में एक, आपने सुना होगा उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, मैं बायोलॉजिकल टर्म को यूज़ करूँगा। हीमोफीलिया में होता कि एक बार अगर कट बॉडी में लग जाए तो द ब्लड विल नॉट, कभी भी रुकता नहीं, स्टॉप नहीं होता है। अब ऐसी परिस्थितियों में सोचिए कि आपको बहुत ही अपने आप को अच्छे से सिक्योर करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में कहीं कट ना लग जाए। आप सोचिए, आप बॉडी बिल्डर थे, फिट थे, पहलवान थे, हर जगह अपनी एक छाप छोड़ के रखा है आपने, लेकिन आप जेनेटिक डिसऑर्डर ने आपके सारे की सारी उन क्राइटेरिया को एक झटके में बर्बाद कर दिया। तो ये कहता है अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया तो भी व्यक्ति हेल्दी नहीं माना जाएगा। ये प्रभावित कर रहे हैं, अफेक्टेड कर रही हैं। सेकंड, लाइफ स्टाइल। आपका दोस्त
जो रूटीन है डेली लाइफ का वो आप सेट नहीं कर पाते हो। आपको सो जाना है रात में 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी है, सुबह 6 बजे, 8 बजे, 7 बजे अपने ऑफिस जाना है। अब तुम बेटा मोबाइल उठाए और तसला घत खाना खा लिए हो 2 तसला, अब खाने के बाद तोंदा उंदा ये सब थुरा रहे हो, फुला रहे हो, और मोबाइल लेकर के 2 बजे 1:30 बजे सो गए हो, मोबाइल लेकर सोए हो, चल रहा है मोबाइल आराम से, आप भी इंजॉय कर रहे हो, इन आँखों को खूब ज़्यादा तपस्या करवा रहे हो। अब बज गया 2:30, 3, 3:30, अब आपने सोचा अरे ये तो चिड़िया बोल रही, क्या मसला है भैया। तब आपने सोचा हाँ लग रहा है सुबह होने वाला, लाओ सो लिया जाए। अब आप सो गए, अब सो गए सब, उठे आप दोपहर में 11-12 बजे, और तसला भर जो रखा था शाम को यहाँ ढोवा में, और ढोवा में सब रखा हुआ है, वो भी उथल पुथल घूम रहा है कि भैया अब कब बाहर आऊँगा, कब आऊँगा। तो ये सब आपकी हेल्थपन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करें, प्रभावित करें दोस्त। तो डेली रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए व्यक्ति का, अगर वो चाहता है मैं हेल्दी बनूँ। तो इन्फेक्शन, तुम बहुत ज़बरदस्त हो लेकिन कोई रोग तुम्हारे अंदर है, सपोज कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर हो जाए, तो चाहे जितने बड़े तुम 30 मार्क हो, चाहे जितने ब्यूटीफुल, सुंदर क्यों ना, हैंडसम क्यों ना हो, बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन अब ऐसे इन्फेक्शन के लिए वो सब बेकार हो जाते हैं ना। तो ये 3 ऐसे क्राइटेरिया इधर हैं जो बर्बाद करने के लिए आती हैं हेल्थ को, और ये 5 ऐसी हैं जो हेल्थ को बताती हैं कि तुम फिट अगर हो तो, अकॉर्डिंग टू द WHO, नॉट बाई मी। मैं भी लिख दूंगा, कभी मैं भी पहुंचूंगा वहाँ तक, क्योंकि मैंने कहा ना अभी ना आप ये बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो आसमान बाकी है मेरे साथियों, आगे समझो। ये बात सही है। चलो अब मैं आगे बता रहा हूँ, देखो क्या कहना चाहते हैं। देखो लिखा है कि पहले होता कि बॉडी जब इफेक्ट होती है, हमारी बॉडी में कुछ एडवर्स इफेक्ट, एडवर्सली इफेक्ट बॉडी पार्ट, जब शरीर में हमारे जैसे मान लो खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाना चाहिए, खाना खाने के बाद भोजन धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर आ गया ना, सरकना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आपने खाना खाया, भड़ाम से ऊपर आ गया, आपने उसको क्या कर दिया, पलटी मार दिया। तो ये जो अल्टी पलटी कर रहा है, ये एडवर्स इफेक्ट है हमारे शरीर में। तो ये हमें बता रहा है कि हम हेल्दी नहीं हैं। इससे पहले हमारे शरीर में एक साइन होगा, लक्षण दिखेगा, फिर सिम्टम बनेगा, इज़ नॉट अ हेल्दी, कि हाँ वो हेल्दी नहीं है। डिजीज़ क्या है दोस्त, देखो डिजीज़ एक इन्फेक्शियस हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस, छुआछूत हो सकता है, किसी को छूने से रोग हो सकता है, और नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो बिना छुए भी रोग, छूने से कोई रोग नहीं फैलता, ये चीज़ें होती हैं। फिर देखो ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं, जो रोग करते हैं, कौन कौन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंथिस, इन लोगों को क्या कहा जाता है, पैथोजन कहते हैं। और जिस बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट कहा जाता है। जैसे मेरी बॉडी होस्ट है, मुझे वायरस आ जाए, मुझे राइनो वायरस आ जाए, मुझे कॉमन कोल्ड कर दे, सर्दी खांसी बीमारी, तो वो मेरे पैथोजन है, मैं उनका होस्ट हूँ। मेरे पास आएंगे, चारा खाएंगे, एंजॉय करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, इन्फेक्शन करेंगे, फिर चले जाएंगे, तो मैं होस्ट हूँ, वो पैथोजन है। ये चीज़ें हो गया। फिर समझो मैं कुछ नाम दूंगा, जैसे टाइफाइड, टाइफाइड कौन करवाता है, साल्मोनेला टाइफी है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। दोस्तों कहाँ से आता है, जब आप गंदगी खाना, गंदगी ना समझो, गंदगी, जैसे खाना खा रहे बहुत समय से रखा हुआ, उघाड़ा हुआ पड़ा हुआ बिल्कुल, अब आपने छुआ, उसमें मक्खी उक्खी बैठी हुई थी, तो वो कंटामिनेट हो गया। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा हमारी बॉडी में आता है, ब्लड में आता है, ब्लड में जाने के बाद अपनी संख्या यानी फीवर को बढ़ा देता है। फीवर लगभग 39 से 40 डिग्री आ जाएगा, बॉडी में वीकनेस आएगी, आपको टायर्ड लगेगा, इसमें स्टमक पेन बनेगा, कॉन्स्टिपेशन बनेगा, हेडेक बन जाएगा। हेडेक तो बिल्कुल निश्चित है। फिर देखो इसको चेक कराने के लिए टाइफाइड को बिडाल टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैरी मेलन नाम की एक लड़की थी, वो लड़की ने क्या करता था, ये फूड सर्व करते रेस्टोरेंट में, तो देखा गया कि उस अगल बगल के क्षेत्रों को, लोगों को सबको टाइफाइड हो गया। तो ये पता किया गया कि आखिर इतने लोगों को टाइफाइड अचानक कैसे हो गया। तो उन लोगों ने कहा यार हम लोग यहीं खाना डेली जाते हैं खाने, तो कहा गया जो परस्ती उसको बुलाओ, नकैया को। अब नकैया को बुलाया गया, और नकैया को देखा गया कि ये भैया ये तो बाप रे बाप हाई फैलाए जा रहे हैं पूरा का पूरा टाइफाइड। फिर इनको पकड़ा गया, इनको चेकअप किया गया, फिर इसके बाद में पता लगा कि हाँ मुन्ना तुम ही हो, इस वजह से पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो इसका नाम दे दिया गया, निक नेम दे दिया गया, टाइफाइड मैरी। अभी तक मुन्ना क्या थी, मैरी मेलन, अब आगे ना मेलन ना बेलन, अब तुम्हारा नाम पड़ेगा टाइफाइड मैरी। ये स्प्रेड करती थी टाइफाइड को, फूड प्रिपेयर करती थी, कैरियर के रूप में जानी जाती थी। क्लियर है भैया। देखो मैंने कहा ना टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ज़्यादा उसमें PhD ना करो, अभी बहुत सारी PhD मैंने पढ़ा रखी, पढ़ो वहाँ पे। फिर देखो निमोनिया आता है दोस्त, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन करता है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी करता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये मिल करके दोनों लोग हमारे शरीर में क्या करते हैं, निमोनिया करते हैं। जो एल्बिलाई का ज़्यादा इन्फेक्शन इसका है, एल्बिलाई लंग्स का एक पार्ट है छोटा सा, जो वैलून टाइप का होता है, इसी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, तो एल्बिलाई में करते हैं। और फिल्ड हो जाता है, उसमें एक लिक्विड भर जाता है दोस्तों, गेट फिल्ड द लिक्विड। और फाइनली क्या करते हैं, इट क्रिएट द प्रॉब्लम इन द रिस्पिरेशन, सांस लेने में तकलीफ हो, खोखारोगे इसमें, वो सब सांस लेने में तकलीफ आने लगेगी, ठीक है ना। फीवर होगा, चिल्ड होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, और क्या करेगा, आपकी जो लिप है, ये होंठ भैया होंठ, अब ये जो नेल्स हाथ वाली जो ये सब है, ये सब क्या करेंगी, ये बेचारी हमारे ग्रे से ब्लूइश बन जाती है, ये सब चेंज कलर बदल जाता है।
ये होता है ड्रॉपलेट के द्वारा फैलती हैं। ग्लॉसेस, आपने किसी का हेल्थ मतलब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसके ग्लॉस को आपने पहन लिया, आपने कोई अनटेंसिल सामान छू लिया जैसे इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उसके सामानों को छूने से भी ये क्या होते हैं, आगे फैलने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूँ जो बैक्टीरिया के द्वारा दिखाया गया, जैसे डिसेंट्री है, जैसे प्लेग है, जैसे आप देख सकते डिप्थीरिया है, ये सब मैन में ह्यूमन केसेस में बैक्टीरिया के द्वारा रोग माने जाते हैं। फिर देखो बाबू, कॉमन कोल्ड आप जानते हैं आजकल में बहुत प्रसिद्ध है, सर्दी खांसी हचर भचर घचर छींकते हो ना, ये खांसना होगा ना, यही सब है। अभी आप देखेंगे सीजनल चेंज हो रहा है, कभी गर्मी था, अभी ठंडी बहुत तगड़ा था, अब धीरे धीरे गर्मी आ गई, इन दोनों का मिड में हम आ गए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे डिजीज़ धीरे धीरे हमको होना शुरू हो जाएगा। कॉमन कोल्ड जिस ग्रुप से होता है उस वायरस ग्रुप का नाम है राइनो वायरस। जो ग्रुप है नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेजेस का ज़्यादातर ये भाग हो तो वहीं से नुकसान करता है, बट नो लंग्स, लंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, यहाँ ध्यान रखें। हाँ, नाक भचक भचक छगड़ो और नाक और नोज खाना खा रहे भजभज भजभज सब गिर रहा नाक हो, तो ये सब जो हो रहा है, लेकिन लंग्स का इसमें कोई ताल्लुकात नहीं है, ये समझिए। नेज़ल कंजेंशन होगा, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रॉट ये करते हो तो सोर थ्रॉट शुरू हो जाता है। फिर देखेंगे कफिंग होगा, हेडेक होगा, टायर्डनेस, थकाव लगे, हमेशा पड़े रहोगे, ले जाओ चाहे जो हो जाए, टायर्ड रहोगे। फिर ये 3 से 7 दिन तक प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं। फाइनली अपने आप जो अपना लाइफ साइकिल जब कंप्लीट कर लेता है वायरस, तो आप फिट हो जाते हो। हालांकि इसको मारने के लिए, इसके चक्र को तोड़ने के लिए हम अलग अलग दवाइयों का यूज़ करते हैं। हालांकि दवाई खाने से कोई आपको इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेता दोस्त, जब तक आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है, लगाव रखता है आपके साथ। ड्रॉपलेट से फैलता है, कोई छींक मारा, भाग चलते छींका, 15 तो बबूल उड़कर बाहर चले गए, अब आप में बगल में घूम रहे तो मुँह में आ गया, ले चला गया नाक आँख कहीं से। फिर देखेंगे नेज़ल, ये क्या करता है, स्नीजिंग से, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट वगैरह छूने होने से भी ये हो जाता है। मलेरिया बहुत पुराना रोग है दोस्त, कहते हैं ना मलेरिया हो गया, सर्दी खांसी मलेरिया हो गया, तो ये मलेरिया क्या है, मलेरिया दोस्त प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोन्स कौन है, प्लाज्मोडियम नाम होता है। प्लाज्मोडियम के 3 स्पीसीज यहाँ ध्यान देना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम बड़ा खतरनाक है, मैलिग्नेंट होता है, ध्यान देना, ये लिखा मैंने मैलिग्नेंट। ये इंटर करता है हमारे स्पोरोजॉइट से। हमारे बॉडी में क्या होता है दोस्त, स्पोरोजॉइट आता है। ये स्पोरोजॉइट आया कहाँ से, तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमें जब बट काटती है चपाक से, तो क्या होता है, ये धीरे 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 हमारे शरीर में स्पोरोजॉइट आता है। ये स्पोरोजॉइट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर आई थी, इसको काट वट करके, तो वहाँ से लाई थी, और फिर अपनी संख्या आएगी, हमारे लीवर में मल्टीप्लाई करेगी। जब अपनी तादाद को बढ़ा लेगी, दबदबा इसका बन जाएगा, तो लीवर में देखेगी मेरा संख्या खूब बढ़ाओ, कौन आएगा। जब लीवर में बढ़ेगी फिर कहेगा पकड़ लाओ, का आरबीसी को पकड़ लाओ, बस आरबीसी को पकड़ लाइए, आरबीसी को कहेगी इसको रप्चर करो, तोड़ो इसको, तोड़ो साले को, तोड़ देगा। जैसे आरबीसी रप्चर करेगा, उसके अंदर से एक केमिकल निकलेगा दोस्त, और उस केमिकल का ही नाम होता है, देखो हीमोजॉइन कहते हैं। देखो ये क्या नाम है इसका, ये हीमोजॉइन। यही हीमोजॉइन हमारे बॉडी ब्लड में मिलता है, जो कि चिल्ड फीवर करता है, जो 3 से 4 दिन तक लगातार चलता रहता है। ये क्या करता है, ये टॉक्सिक होता है। जो मॉस्किटो क्या करता है, फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन से उसको ले लेता है और अपने बॉडी में इस पैरासाइट को रख लेता है, इनसाइड द ह्यूमन के शरीर में क्या करता है, इंट्रोड्यूस करवा देता है। इस प्रकार से हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनाएगा, एक स्पोरोजॉइट बना देगा दोस्त, स्पोरोजॉइट बना देगा। फिर वो स्पोरोजॉइट क्या होगा, उस मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में ले जा करके उसको क्या करेगा, वो स्टोर कर देगा। और इस प्रकार से जब भी मान लो ये काम शुरू होगा, जैसे मान लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गाँव में बुधई हैं, अब बुधई आराम से जो है छप्पड़ के नीचे बढ़िया पसियाव हवा लेकर के सो रहे थे, मान लो 10, 11, 12 बजे, और उधर से जो है गंदा नाले में बैठी थी मॉस्किटो, फीमेल वाली आई, स्पोरोजॉइट अपने मुंह में लेकर चली आई है। जो भी प्लाज्मोडियम वहाँ पे था गंदा उसको अपने मुंह में सक किया और सक करके घूम रही है। अब सोच रहे कहाँ पे जाऊँ, तो देखें बुधई वहाँ पड़ा है, बुधई के पास पहुँची। अब बुधई के पूरे गाल वाल में खूब चुम्मा उम्मा ले लिया इसने, इतना छेदा कि बुधई जब सुबह उठे तो मार दाना निकल आया। अब बुधई शीशा के पास पहुँचे, कहीं ये सब क्या है, खुजलाए वहाँ है इसको, और जैसे खुजलाए ना बाबू, तो देखो ना, तो ये खुजलाते ये इनको नहीं पता है कि इसके अंदर हमारे शरीर में स्पोरोजॉइट आ चुका है, सब घुस चुका है, मच्छर लाके छोड़ गया है। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद देखोगे धूप में बैठे रहेंगे, वो धूप में बैठेंगे, ठंडक लगेगी, थका लगेगा, गद्दा लेके धूप में ओढ़े पड़े हैं, तो ये सब प्रोसेस शुरू हो जाता है भाई। तो ये क्यों, क्योंकि वो जब अंदर गया होगा तो उसके लीवर में गया होगा, लीवर से दोस्ती किया होगा, लीवर के पास गया, लीवर में अपनी संख्या बढ़ाई, क्योंकि लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन बॉडी में है दोस्त जो अपनी संख्या सबसे ज़्यादा डिवाइड करता है। तो लीवर में जाने के बाद डिवाइड करेगी, संख्या बढ़ा देगी, आरबीसी को बुलाएगा, आरबीसी आओ बाबू, आरबीसी को काट मार देगी, रप्चर कर देगी, एक टॉक्सिक निकलेगा, हीमोजॉइन होगा, हीमोजॉइन हमारे ब्लड में चला जाएगा, और वही ब्लड में जाने के बाद अपनी संख्या बढ़ा करके पूरे शरीर में फैल जाएगा, और फिर टायर्ड, हीमो, ये चिल वगैरह ये सब शुरू हो जाएगा, हेडेक वडक। तो ये प्रॉब्लम देखने को मलेरिया में मिलता है, ठीक है। फैल्सीफेरम एक बहुत मात्र ध्यान रखिएगा, बड़ा ही मैलिग्नेंट रोग है इसका, वही स्पीसीज है।
एम्बियोसिस, देखो एम्बियोसिस या इसी को बोलते हैं एम्बियो, देखो एमियोबिक डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रोटोजोन्स है, जो नाम होता है एंटेमीबा हिस्टोलिट का। ये क्या करता है दोस्त, कॉन्स्टिपेशन करेगा, एब्डोमिनल पेन करेगा और क्रेम करेगा। स्टूल विद फीसस, ये स्टूल विद द एक्सेस के साथ छोड़ेगा, जिसमें म्यूकस, ब्लड क्लॉटिंग ये सब क्या होता है शरीर से निकाल। अरे भैया पेंचेस भैया अलग ना समझ जाओ, ठीक है ना। हाउस फ्लाई से आगे बढ़ते, जैसे इसीलिए कहते हैं जब खाना पीना खाओ तो हाउस फ्लाई व्लाई को ना बढ़ने दो उसमें, मक्खी उक्खी को, नहीं तो बहुत सारी गंदगी से आती हैं, उसके एग को लाती हैं आपके उसे चावल पे छोड़ देती हैं, और फिर आप उसको चाव के साथ खाते हो, आपको कहते हैं वाह बड़ा मज़ा आ गया, और मज़ा के साथ साथ वो शरीर में गया, अपनी संख्या को बढ़ा ले गया, और जैसे नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करेगा इन्फेक्शन शुरू कर देगा। तो ये मॉस्किटो से, हाउस फ्लाई से फैलती हैं, जो कि एक मैकेनिकल कैरियर के रूप में जाने जाते हैं, ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द फीसस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। कोई गंदगी व्यक्ति या कोई इन्फेक्टेड पर्सन के फीसद से उठा करके वो लाती है उस पैथोजन को और किसी हेल्दी पर्सन के पास ले जाके छोड़ देती है। तो इस प्रकार से दोस्त इतनी पार्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ। चलिए भैया, अब इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और इसमें समझने की कोशिश करेंगे बेटा। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, देयर इज़ सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव, सो आई एम देयर। ओके दोस्त, जैसे इसमें अगला क्या है, एस्कैरियोसिस। आप जानते हैं एस्कैरियोसिस क्या है, एक राउंड वार्म होता है, गोल होता है, कीड़ा एक होता है, तो राउंड वार्म है ये, जो एस्कैरिस नाम होता है इसका। और उसमें एक होता है विचेरिया, जिसको क्या बोलते हैं, एक फिलेरियल वार्म कहा जाता है। ये दोनों हमारे कौन है, हेलमिंथीज बोलते हैं या हेलमिंथ कहते हैं, ये दोनों यहीं से बिलोंग करते हैं दोस्त, जो कि राउंड वर्म यानी एस्कैरिस एंड एज वेल एज फिलेरियल वर्म जिसको बोलते हैं विचेरिया, ये दोनों मिल करके दोस्त एक डिसीज़ करते हैं जिसका नाम है एस्कैरियोसिस। क्या होता है इसमें, ये इंटरनल ब्लीडिंग होता है। मैंने कहा ना, इंटरनल ब्लीडिंग इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, सर फट जाए तो अच्छा दोस्त, सर फट जाए तो अच्छा है, बजाय कि सर ना फटे। इंटरनल अगर ब्लीडिंग हुआ तो भैया वो थक्का बन जाएगा, यानी क्लॉटिंग कर देगा, और जब वो क्लॉट हो जाएगा तो उसको ब्रेन हैमरेज से कोई रोक नहीं सकता, उस व्यक्ति की मरना निश्चित हो जाता है दोस्त, 99% माना जाता है। ऐसे ही समझिए इंटरनल ब्लीडिंग करता है, इसमें मस्कुलर पेन होगा, फीवर हो जाएगा और एनीमिया, खून की कमी होगी बबुआ। जब खून झपा निकल रहा है तो एनीमिया हो ही जाएगा। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, ये जो आती है ना, आते का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर कारनामा कहाँ से आगे करोगे। साथ ही साथ ये इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देगा, और जो एग ऑफ पैरासाइट होते हैं ये आगे जा करके इस रोग को फैलाने का काम करता है, किसी इन्फेक्टेड से किसी हेल्दी पर्सन के पास। देखो एलिफेंटियासिस या इसी को फिलेरियासिस भी बोलते हैं, हाथी का पाँव। अरे नॉर्मल पाँव है तो ठीक है, अब पता लगा हाथी की तरह यह मोटा पाँव लेके घूम रहे हो, बताओ 5 आदमी लगेगा उसको आगे बढ़ाने में, 1 कदम बढ़ाने में, तो कौन कर पाएगा। ये भी हो जाता है, एक बहुत लंबे समय का प्रोसेस है, तुरंत नहीं मिलता दोस्त, 10 साल 1 डिकेड बीत जाता है ये जानकारी करने में कि मेरे में ये था। ये कहीं ना कहीं उसे लिम्फेटिक वेसल्स में पड़ा रह जाता है, लिम्फेटिक नोड में पाया जाता है ज़्यादातर। देखो ये कैसे होता है, तो वही विचेरिया, उसकी 3 स्पीसीज में 2 स्पीसीज का नाम बताता हूँ। देखो विचेरिया बैंक्रॉफ्टी, मलाई, एंड ये दोनों फिलेरियल वार्म होते हैं दोस्त, जो क्या करते हैं, एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं, नहीं सूजन करता, घातक सूजन, ऐसा सूजन कि सूजते सूजते सूजी बन जाओगे और लोग खा के ख़त्म कर देंगे। तो ये हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करेगा और लिव इन अ मेनी ईयर्स, लंबे समय तक पड़ा रह जाएगा, भाप नहीं पाओगे तुम। लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, जो कि लोअर लिम्ब, ये नीचे का जो पौवा है ना, उसी में हो जाएगा। जेनाइटल पार्टवा भी ये गोला बन जाता है, ये मोट सूज हो जाता है, तो उसको भी 4 आदमी लेकर टकाते हैं समझो इसको। तो ये हमारा क्या भैया, लिम्फेटिक में होता है, जो कि लोअर लिम्ब में होता है। जेनाइटल ऑर्गन तो सूज जाएगा, जैसे लगेगा भैंसा, तो ये हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, ग्रॉस डिफॉर्माइट्स हो जाएगा। एंड ये ज़्यादातर दोस्त फीमेल मॉस्किटो इसको लेकर जाने में, यानी एनोफिलिस जो थी फीमेल मॉस्किटो की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एज अ वेक्टर का काम करता है, जो ट्रांसफ़र करता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी के पास। आइए रिंग वर्म, दाद खाज खुजली प्रसिद्ध होंगे, आपसे पीड़ित होंगे बहुत सारे लोग, तो जान जाओ ये फंगल के द्वारा होता है। ये मॉइस्ट बढ़ाता है, उसी में अपना ये क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिसमें 3 स्पीसीज होती हैं, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटॉन है और इपीडर्मोफाइटॉन। दीज आर द 3 स्पीसीज विच काज द रिंग वर्म। इट बिलोंग फ्रॉम द जनर ऑफ द फंजाई।
जैसे कैसे फैलता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, आपने कॉम को यूज़ कर लिया, तौली को यूज़ कर लिया, या ऐसी कोई चीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन का है आप उसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, ऐसे डिसीज़ को फैलाने में मदद करता है। ज़्यादातर ये सैडी मॉइस्चर जहाँ होता है वहाँ पर लेजेंस हो जाएगा, ड्राई एरिया हो जाएगा, खुजलाते खुजलाते बिल्कुल ईचिंग बहुत तगड़ी हो जाती है, ऐसे चीज़ों से आप पीड़ित हो जाते हैं। ये फैलता बहुत है ये दोस्त, ये जिस एरिया में होता है वहाँ पर एक चकत्था बना देता है, रिंग वॉर्म करता है, और ये मॉइस्चर कंडीशन में या वेट एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसको रोकने का तरीका यही है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर फॉर द। देखिए अब आते हैं इम्यूनिटी। आप जानते हैं अपने अंदर की ताकत को पहचानो, इम्यून पावर। कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतनी ताकत है। आप एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म का लड़के को देखेंगे, तनिक भी छींक आती तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, इलाज कराते हैं, सही हो जाता है। ठंडी में अगर तनिक पर ठंडक लग गई तो बीमार हो जाएगा। लेकिन एक गरीब बच्चे को देखो फुटपाथ में, वही सर्द के महीने में जनवरी फरवरी में घूमता है फुटपाथ पे भी नंगे पाँव, बिन कपड़ों के, एक कपड़ा पहनकर घूम रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके अंदर उसकी इम्यून पावर। देखो गरीबी और भुखमरी दोस्त एक ऐसी इलाज है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जिससे बड़ा दुनिया में कोई ऐसा मेडिकल में कोई ऐसी दवाई बने ही नहीं जो इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके। कहा नहीं जाता कि खाली जेब और भूखा पेट ज़िंदगी में जो सिखा देगा वो किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा पाएगी। तो ये वही कहावत है उन लोगों के लिए। इम्यून पावर जब आपकी मजबूत हो जाती है तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को झेलने की ताकत अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो यही इम्यूनिटी है जो आपको लड़ने की क्षमता देगी, यानी फाइट करती है अगेंस्ट द किसी भी डिसीज से, उसके अंदर एबिलिटी आपके अंदर पैदा कर देती है। दो प्रकार से होता है, इनेट जो कि नॉन स्पेसिफिक होगा, यानी बर्थ के समय ही हो जाता है, पर्टिकुलर नहीं होता है, इसकी कोई मेमोरी सेमरी नहीं बनती है। और ये एक फिजिकल, 3-4 प्रकार के होते हैं। फिजिकल बैरियर, फिजिकल मतलब ये स्किन वगैरह जो है, तो देखो फिजिकल बैरियर में आता है स्किन है, म्यूकस है, आप जानते हैं इससे कोई रोग आ नहीं पाएगा, ये रोक लेगी पूरी की पूरी, फिजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो कि एसिड वगैरह जो हमारे स्टमक से निकलता है, एसियल वगैरह किल कर देता है माइक्रोब्स को। सलाइवा में आप देखेंगे म्यूकस में ये सब सलाइवा क्या करता है, माइलेज, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो ये लाइसोजाइम ये सब मारने की ताकत रखते हैं, तो ये सब मदद करते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी देखेंगे। फिर बताएंगे कि जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं किस में आ जाते हैं। देखो अब जो यहाँ एक चीज़ और समझिएगा भाई, इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि ये क्या करता है, जैसे सलाइवा का देखो, एक होता है कि सेलुलर कौन होता है, जो सेलुलर बैरियर के रूप में WBC आप जानते हैं, वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में एज एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, और एक पुलिसमैन के रूप में काम करता है जो किसी भी बाहर से आने वाले फॉरेन को मारने की ताकत देता है। साइटोकाइन आप जानते हैं इंटरफेरॉन्स के रूप में जाना जाता है, तो साइटोकाइन बैरियर कोई पूछे तो कहिए इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन में से होता है कि जैसे हमारे बॉडी में सेल है, उस सेल को कोई वायरस ने उसको इन्फेक्ट कर दिया, एक सेल हमारा डैमेज हो गया, तो वो जब डैमेज हुआ तो अपने अंदर से एक ऐसा प्रोटीन छोड़ जाएगा, तो आने वाले इर्द गिर्द के जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट कर देता है, इसको इंटरफेरॉन कहा जाता है। फिर देखिए एक्वायर्ड मतलब होता है जो आपने बाहर से पाया है, ये जन्म से नहीं मिलेगा आपको ताकत, ये बाहर से लेना पड़ेगा। देखो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, अब आपको सर्दी हो तो सर्दी की दवाई लाओगे ना, स्पेसिफिक है। आपको किसी को एड्स हुआ तो एड्स का दवा खाओगे, यानी कि मलेरिया हो तो मलेरिया का दवा खाओगे। तो जो बीमारी होती है जिसकी दवाइयाँ जब आप लेते हो तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक, यानी रेडीमेड है ये। पैथोजन स्पेसिफिक या मेमोरी बना देती है, और पैथोजन देखो क्या करता है ना, ये हमारे शरीर में मेमोरी बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो कि आपके शरीर में कोई वैक्सीन आपने लगवा, जैसे कोरोना हुआ, तो कोरोना का जब आप वैक्सीन लगवाते हो तो आप देखो ना, जब दोबारा कोरोना आपके पास आएगा तो आपको उतनी ताकत से आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक मेमोरी बनी बॉडी में, और वो जान जाएगा कि हमारे अंदर इस रोग से लड़ने वाली दवाइयाँ ऑलरेडी दी गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द मेमोरी कहा जाता है। तो ये मेमोरी होता है। जैसे बॉडी में जब कोई रोग आता है तो सबसे पहली मरतबा जब आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट टाइम, जब हमको अटेंड करेगा, फर्स्ट टाइम को इन्फेक्ट करेगा, तो हम बोलते हैं कि प्राइमरी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी जो इंटेंसिटी जो उसकी हो जाएगी बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि स्लो रहेगी, यानी एक प्रकार से इतना फास्ट नहीं। लेकिन जब वही रोग, वही माइक्रोब दोबारा हमारी बॉडी में आएगा, इन्फेक्ट करेगा, तो इस बार इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और इस बार बहुत हाई तगड़ी इंटेंसिटी हमारी इंटेंसिटी होती है बॉडी में उसको रिस्पॉन्स करने की। और यही दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए हमारे बॉडी में दोस्त क्या होता है, एक दो स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ध्यान देना, बी लिम्फोसाइट एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है हमारे बॉडी में जिसका नाम है एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट कुछ नहीं बनाता, लेकिन टी कहता है कि बी चाचा का मदद करेगा ये, तो बी का मदद करेगा। दोनों ह्यूमन के शरीर में एंटीबॉडी वाई शेप का होता है दोस्त, जो कि सल्फर बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं, और यहाँ पर एंटीजन और क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडी का एक पर्टिकुलर साइड भी होता है, ठीक है ना। पैराफिन देखिए, ईच एंटीबॉडीज़ के पास 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेप्टाइड चेन कहिए या बॉन्ड कहिए। देखो
फिर देखेंगे 2 स्मॉल होते हैं जो लाइट होते हैं, 2 लॉन्गर होगा जो कि हैवी माना जाएगा, एंड इसलिए इसको कहा जाता है H2L2 क्योंकि 2 हैवी हैं 2 लाइटर यानी L2 कहा जाता है। ह्यूमंस के ब्लड में मौजूद हैं बहुत सारे एंटीबॉडी, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन के अंदर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgE और IgG, ये सब क्या है, एक एंटीबॉडी हैं। एक्टिव पैसिव आप जान गए होंगे इम्यूनिटी क्या है। एक्टिव वाला हमारा स्लो होता है, टाइम ज़्यादा लेता है, ये क्या होता है, लिविंग या डेड माइक्रोब से इसको बनाया जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है ये इन होस्ट बॉडी के अंदर। लेकिन पैसिव वाले में क्या होता है, पैसिव वाला क्या होता है, हमारे अंदर रेडीमेड हमको देना पड़ता है। तो क्या है, रेडीमेड है जो डायरेक्ट गिवन किया जाता है किसी भी बॉडी के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कोलेस्ट्रम जो होता है ये मिल्क फीडिंग के दौरान उस नवजात बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि उसमें जो एंटीबॉडी होता है IgA, तो दैट इज़ द एंटीबॉडी विच हेल्प इन द प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स इन द फिटस। उस दौरान जब बच्चा जन्म लेता है उस बेबी को मदद करने में ये मदद करता है। फिर देखेंगे इसमें दोस्त वैक्सीनेशन, आप जानते हैं वैक्सीन लगवाएंगे तो बॉडी वैक्सीनाइज हो जाएगी, यानी वैक्सीनेशन कहा जाता है। इम्यून आपकी बढ़ गई, इम्यूनाइजेशन बढ़ गया। एलर्जी आप जानते हैं बॉडी में हमारे अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे मास्ट सेल इसको प्रोड्यूस करता है, हिस्टामिन होगा, आगे मिलेगा, ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं। तो इसको मैनेज करने के लिए स्टेरॉयड होता है, नॉन हिस्टामिन हम उसको एंटी हिस्टामिन का यूज़ भी करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, बॉडी में एलर्जी करते हैं ये, ठीक है ना, एलर्जेंस उसको कहा जाता है जो करता है। फिर आते हैं इम्यून सिस्टम इन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम क्या होता है दोस्त, तो जैसे टिश्यू है, सेल है, एंटीबॉडी है, लिम्फॉइड ऑर्गन, ये सब ही हमारे शरीर में ताकत हमको देते हैं, जिसलिए इनको बोलते हैं क्या, लिम्फॉइड टिश्यू के नाम से जानते हैं, जो मदद करते हैं हमारे शरीर में। देखो जैसे कि क्या होता है इसमें मेन समझिए। अब देखिए ये हो गया, यहाँ बताइएगा कि सर इसमें पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या देखो ओरिजिन क्या कहता है, लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है ना, कितने प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन क्या कहता है, ओरिजिन द मेच्योर द लिम्फोसाइट, यहीं पर मेच्योर लिम्फोसाइट ओरिजिन होता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बताइए इसमें प्राइमरी लिम्फॉइड होता है, जिसमें जैसे बोन मैरो है, थाइमस, ये दोनों किस में आते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में है। लेकिन सेकेंडरी में कौन है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, और फियरस पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है ये। तो ये भी हमारा क्या सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। प्रोवाइड करते हैं ये क्या, साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन के लिए एक जगह देता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। लिम्फ टिश्यू लोकेटेड होता है, लिम्फ टिश्यू कहाँ पे होता है, विद इन द लाइनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इसलिए इनको मिला करके हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू या माल्ट के नाम से जानते हैं। क्या मामला क्लियर है बाबू, बहुत आसानी से मैंने एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है। चलिए बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। एक चीज़ लगी हाथ यहीं पर बेटा और देख लीजिएगा, जैसे एड्स दिया है तो ये मैंने आपको ये बताया है मैंने बहुत बार, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक रोग होता है दोस्त, जिसको HIV के द्वारा क्या होता है, HIV नाम का एक वायरस होता है जो कि राइनो वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी वायरस जो होता है ये बॉडी में आकर के और इस रोग को फैलाता है। अच्छा ये रोग लोग क्या करते हैं, इसको लोग मतलब गलत भावनाओं से समझते हैं, गलत इंडिकेट जाना देते हैं इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यही जो इम्यून पड़ रहा है ना, इसी इम्यून को कमज़ोर कर देता है। भाई आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत बहुत है, ये सब मदद कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, आप रोगों से लड़ रहे थे, लेकिन अब आप मान लीजिए बॉडी बिल्डर हो, ठीक, आप लड़ रहे हो 4 लोगों से, अकेले लड़ सकते हो, 4 लोगों को मारने की ताकत आपके पास अवेलेबल है। लेकिन सोचो 4 के जगह 40 आ जाएंगे, तो अब तो आप कमज़ोर पड़ गए ना वहाँ पे। तो ऐसे ही हमारी शरीर है, हमारे शरीर ऐसे वायरसों से लड़ने की ताकत हमें दे देती है, और जब नहीं दे पाती तो बाहर से दवा ले लेते हो, ताकत और मिल जाती है, सब लोग मिलके मार देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, ये कहता है हम भी लड़ेंगे और लड़के मारेंगे, लेकिन सर हमारी ताकत जब कमज़ोर हो जाएगी तो हमें कौन मदद करेगा, तुम लोगों को लो तो दवाइयाँ ले लेते थे, हमें कौन मदद करेगा। तो हम लोग कहते हैं बेटा दवाई कैसे दे दे तुमको, तुम्हारे लिए कोई दवाई अभी तक बनी ही नहीं है। तो एकमात्र ऐसा रोग है दोस्त जिसकी दवाइयाँ अभी तक क्रिएट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि जब जब ये वायरस आता है HIV वायरस तो अपने शेप साइज़ को चेंज करके आ जाता है, और हमारी बॉडी तो मेमोरी बना लेती है ना। तो एक मरतबा आया, हमने इंजेक्शन ले लिया वैक्सीन, अब दोबारा फिर आएगा, तो अभी दूसरा कोई होता तो हमारी शरीर समझ जाती कि ये तो आया था, इसको मारा था, फिर आ गया वही वाला है, चलो इसको एक्टिवेट करो, मारो उसको। लेकिन जब दोबारा आता है तो अपना साइज़ से बदल लेता है। अब हमारी बॉडी कन्फ्यूज पड़ जाती है, कन्फ्यूज आ जाती है कि ये कौन आ गया,
इस वजह से हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं इस रोग से लड़ने के लिए। तो ये कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इस रोग को आप जान लीजिए कि HIV हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम को बर्बाद करता है। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो आप मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से आप दवाइयाँ खा रहे हो 10 दिन से खा रहे हो, अब आप सही होने वाले हो, पता लगा कि वो कूद करके किडनी भाग गया, अब किडनी में सूजन कर दिया, इन्फ्लेमेशन कर दिया, अब तुम इसका दवाई खाओगे कि उसका खाओगे, वो खाते हो तब तक उधर हो गया। तो इस प्रकार से इतना ज़्यादा बॉडी में ये इन्फेक्ट करता है कि आप दवाइयाँ खाते खा के चले जाते हो। तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं इस रोग में दोस्त। तो इसमें थोड़ा समझिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। कैंसर, आप जानते हैं दोस्त कैंसर क्या है? कैंसर जैसे ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया जैसे कहते हो, ये क्या करता है भैया? ये दोस्त कहता है कि हमारे बॉडी में एक अनग्रोथ डिवीजन हो जाता है। अनग्रोथ डिवीजन टू फॉर्म अ बॉल ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ट्यूमर। वही ट्यूमर ना, वही बॉल ऑफ सेल और वही आगे चल के कैंसर बना देता है। कैंसर दोस्त क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंसर की क्वालिटी होती है, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है इसको लॉस कर देता है, यानी अगल बगल पास पड़ोस सेल को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसमें होता है क्या दोस्त कि ट्यूमर बन जाते हैं। अच्छा, ब्रेन में कैंसर कभी नहीं होता, मैंने कहा ना ब्रेन की नसें बहुत पतली होती हैं बाबू, तो ब्रेन में कहाँ से तुम ले आओगे? तो ब्रेन में छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, ट्यूमर। जब ब्लड क्लॉटिंग होता है तो ट्यूमर बनते हैं, और वही ट्यूमर जब फट जाते हैं तो हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया। तो ये ब्रेन हम 2 प्रकार के होते हैं ये भी ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट होता है, एक होता है बेनाइन। तो मैलिग्नेंट बड़ा घातक है भैया। मैलिग्नेंट कहता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से दूर जाना पसंद करूँगा, यानी फैला देता है। लेकिन बेनाइन कहता है कि चलो मैं जहाँ वहीं पर रह जाऊँगा, यानी कि स्पेसिफिक प्लेस को ही सर्कुलेट करता है वो, ना कि फैला के घूमता है। तो मैलिग्नेंट घातक है, बेनाइन कहता है कि मैं पर्टिकुलर क्षेत्र को ही चूमूँगा, ठीक है ना। तो ये सेल और सेल, जैसे एक सेल है, फिर सेल दूसरे सेल में हो, तीसरे सेल में हो, चौथे सेल में हो, तो ये जो प्रॉपर्टी दिखाई पड़ती है ना, इसी प्रॉपर्टी को दोस्त हम कहते हैं कि मेटास्टेसिस हो गया है। ये समझ में बात? तो ये अब बताइए एक चीज़ में बताइए, देखो जो एजेंट होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस के द्वारा हमारे बॉडी में कैंसर होता है। कुछ वायरस भी इसमें बहुत ही माने जाने चुनिंदे वायरस है, जिसको बोलते हैं ऑकोजेनिक वायरस। क्या बोलते हैं? ऑकोजेनिक वायरस के नाम से जानते हैं। उस ऑकोजेनिक वायरस में ऑकोजीन पाया जाता है और उसी की वजह से कैंसर हमको देखने को मिल जाता है। हालांकि पोल्यूशन है, सोसाइटी में अल्ट्रावायलेट है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं जो कैंसर के लिए मुख्य रूप से भी जिम्मेदार होती हैं। क्या मामला क्लियर है? क्लियर है तो बहुत जल्दी से इसका एक्शन सॉल्व लीजिए। एक और इसमें पार्ट लेते हैं, फिर इसको समाप्त कर दूँ इस चैप्टर को, फिर अगले पे आता हूँ मैं। बहुत जल्दी करिए। चलो भैया, अब इसमें अगला जो है ड्रग्स, एल्कोहल एंड एब्यूज़। आप जानते हैं दोस्त, नाम ही से परिचित होंगे, ड्रग्स, एल्कोहल, धड़, एब्यूज़, लत लग जाना। तो ये सब करने से लत लग जाएगी, लती बन जाओगे, लतियाए भी जाओगे। तो ज़्यादा नहीं करना ये। क्या है देखो, कुछ मैं बात बताता हूँ, ये सब जान लीजिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है भाई। इट इज़ नॉट अ गुड फॉर द हेल्थ। सो नुकसान करेगा, अलग अलग ऑर्गन्स पे अपना क्या करेगा, अपने कह दीजिए कि उसको प्रभावित करेगा। जैसे कि कुछ इसमें है, जैसे मैं नाम लेता हूँ, जैसे देखेंगे ऑपियोइड्स। अब ऑपियोइड्स क्या होता है? ऑपियोइड्स के जैसे स्मैक भी कहा जाता है इसको। ये हमारे सीएनएस पर डैमेज करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को भी ये प्रभावित कर सकता है। ध्यान देना, कहाँ से लिया जाता है? तो ये फ्रॉम द एसिटिलेशन ऑफ द मॉर्फिन। मॉर्फिन दोस्त जो होता है उस मॉर्फिन का एसिटिलेशन करता है, जैसे एसिटिलीन आप फार्मूला जानते होंगे, तो उसी के एसिटिलेशन से हम इसको निकालते हैं। और किस पौधे के प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो देखिए पपावर सोमनीफेरस। सो इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पपावर सोमनीफेरस। क्लियर है? अगला देखो कैनाबिनॉइड्स, ये ब्रेन्स को ज़्यादा प्रभावित करेगा। कैनाबिनॉइड्स सटाइवा से इसको निकाला जाता है, जो फ्लावर सबसे टॉप पे होगी, तो टॉप फ्लावर्स, लीफ फ्लावर्स यहाँ से निकाला जाता है। और इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लीफ जो होती है वहाँ से भी इसको निकालते हैं दोस्त। रेजिन, ये सब यूज करते हैं। देखो इन लोगों का यूज़ किया जाता है इन वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग चीज़ों को। जैसे होता है ना कि हमारे पास दाल है अरहर के, हम उसमें मटर कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो ये कुछ लोगों को मिला करके कुछ और बनाने में मदद किया जाता है। तो किसके कॉम्बिनेशन में मदद करता है? देखो प्रोड्यूस करवाता है marijuana, ये भी एक नशा चीज़ है, नशेला वाला सामान। हशीश, चरस, चरसी बनकर ना, चरसी बन चुके हो तो चरस न पियो यार। गांजा, अब गांजा पीने की बात हो गई, गांजा भी इसी में है। इसको कैसे लेते हैं? बाय द इनहेलेशन,
ये इनहेलेशन करते हो, एक्सहेलेशन सांस बाहर छोड़ते हो, तो इनहेलेशन से लिया जाता है, या इसको कभी कभी लोग ओरल यूज करते हैं, लेके गोला बना के खा लिया, तो ये भी ओरल है। देखिएगा अगला है कुछ कोकीन। कोकीन जहाँ से निकाला जाता है, किससे निकलता है? इरिथ्रोजाइलम कोका से निकाला जाता है, जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव ये पौधा माना जाता है, जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और इसके अंदर से डोपामिन निकलता है। डोपामाइन, आप जब डोपामाइन जब निकलता है बॉडी के अंदर तो बड़ा सुकून मिलता है, लगता है ज़िंदगी का आनंद बस इसी में, पिए लो। यानी आनंद, जब आप आनंदमय होते हैं, व्हेन यू आर फीलिंग द वेरी वेरी प्लेजेंट, दैट काइंड या दैट टाइम दैट डोपामाइन आर रिलीज्ड इन योर बॉडी। ध्यान रखिएगा, तो उसी समय बहुत निकलता है, तो डोपामाइन निकलता है। कॉक एंड क्रैक भी कहा जाता है इसको, सीएनएस पर डैमेज करता है, जो कि स्नॉट करते हैं लोग, सूंघते हैं। स्नॉट माने सूंघना होता है ना, वाइट पाउडर तो सूंघते हैं लोग इसको। फिर देखो अगर इसका डोजेस ज़्यादा तुम ले लिए तब क्या होगा, ये काज करता है, ये हालुसिनेशन करता है। हालुसिनेशन भी एक बीमारी है दोस्त, यहाँ समझिएगा, हालुसिनेशन कर देगा, जो कि अदर प्लांट ऐसे होते हैं जो सेम करेक्टर रखते हैं, सेम करेक्टर बनाते हैं, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। कौन कौन से वो हैं देखो, एट्रोफा बेलिडोमा, एट्रोफा बेलिडोमा ये है, धतूरा है, ये सब सेम प्रोसेस करने में सेम प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं। ड्रग्स लाइक बारबिचुरेट, एम्फेटामाइन, बेंजोडियाजेपिन्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। आप अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो व्यक्ति मेंटल भी हो जाता है, इसको मेंटल करोगे इलनेस हो जाएगा, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं जब डिप्रेशन में होते हैं, या इंसोम्निया। अस्पताल में पेशेंट का जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बेहोश करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, लगा दिया जाता है पेशेंट के लिए, तो ये वहाँ पर भी फ़ायदा होता है थोड़ा उनके लिए। लेकिन अब इसको लगातार आप डोजेस को यूज़ करोगे तो ख़त्म हो जाओगे। फिर देखो भैया एडोलेसेंस, आप जानते हैं किशोरावस्था, जब आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, बचपन से बाहर निकलते हो आप, ड्रग्स यूज़ करते हैं बच्चे, अल्कोहल, इन सब चीज़ों की लत लगनी शुरू हो जाती है, जो कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था में बताया जाता है कि इस लोग इसमें एडिक्शन हो जाता है। इस एडिक्शन, देखो मैंने टॉपिक दे दिया, एडिक्शन और डिपेंडेंसी, ये होने लगता है यार कि अब अगर हम 5 सुट्टा नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। जो नशेड़ी किस्म के लोग होते हैं वो ज़्यादा समय तक कहीं पर अपने आप को बैठ भी नहीं सकते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, बिकॉज उनके अंदर चाहिए ही चाहिए 2-4 घूंट पीने के लिए, सिगरेट, दारू, ये सब, तो वो उस पर एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्शन हो गया है उनको, डिपेंडेंसी है, उस पर सवार हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। साथ ही साथ विड्रॉल सिंड्रोम हो जाता है। विड्रॉल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है बेटा, जो व्यक्ति बहुत ही नशों में लत होता है, अचानक आप उसके सिगरेट, मोमेंट, दारू, भांग, गांजा जो भी करता होगा वो नशा सामान सब हटा दीजिए, अचानक से उसके अंदर वो पेशेंट बन जाएगा, सिवरिंग होगा, कांपेगा, थर थर, पसीने छूटेंगे, उसके बुखार होगा, चिल होगा, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। अगर किसी भी ऐसे लती व्यक्ति से सडनली चीज़ों को अगर आप रिमूव करवा देते हैं तो ऐसे सिम्टम, ऐसे रोग को बोलते हैं हम लोग क्या, विड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है। अब इतने आसान भाषा में समझा दिया मैंने। फिर देखो प्रिवेंशन और कंट्रोल, कैसे रोकोगे, कैसे शुद्ध करोगे, कैसे चुपचाप उसको शांत करोगे, तो क्या रीजन है, पहला अवॉइड करो अनडू पीर प्रेशर, अगल बगल पास पड़ोसियों के प्रेशर से बचाओ बच्चे को। ये नहीं कि बच्चा बाहर तैयारी कर रहा है, जब जब आता है घर पे तो लोग मोहल्ले वाले पूछते हैं भैया कहाँ बन के दरोगा तुम। अब वो बेचारा परेशान है यार, तैयारी कर रहा है, घर वालों की चिंता तो अलग थी, लेकिन अब पड़ोसी भी पूछते हैं फ़ोन कर करके भैया कहाँ हुआ, बन गया बन गया बन गया, अरे बने नहीं गया, मैं बन ही गया, लो ख़त्म। तो ऐसी अवस्थाएं भी आ जाती हैं, ध्यान देना। तो पीर प्रेशर से बचाओ बच्चे को, एजुकेशन करिए, काउंसलिंग उसका करिए, सीकिंग द हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स को अगल बगल पास पड़ोस लोगों से मदद करना चाहिए, लोगों को मददगार होना चाहिए, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ना कि उसको डिमोरलाइज करना चाहिए। लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, अगर कोई ऐसी साइन उसके शरीर में आ रही है तो उसको, बच्चों को, आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, रिलेटिव्स की जिम्मेदारी है, या अगल बगल जो भी रहते हैं पीर जो होते हैं, यानी उन सबको देखना चाहिए कि ऐसे लोगों से या ऐसे सिम्टम से उस बच्चे को कैसे सेव किया जाए। मेडिकल हेल्प जरूर देना चाहिए बच्चे को, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसके शरीर में ना ही आए तो बेहतर है। समझ में बात? क्या यहाँ तक पूरी मामला क्लियर है? कोई तकलीफ, कोई झंझट, कोई प्रॉब्लम, नथिंग, कुछ नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या बता दूँ इस चैप्टर में यार, पूरा का पूरा मैराथन ले रखा है ऑलरेडी। पहले मैंने 1 शॉट लिया, लेक्चर वाइज लिया, अभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिया। आप चिंता नहीं करिएगा, मैंने कहा ना कि सारे चैप्टर्स के एक साथ मैं फिगर आपको दे दूँगा, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्दी से इसको सॉल्व लीजिए, फिर इसके बाद मैं अगला बताता हूँ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका दूसरा भाई है, दूसरा चैप्टर, बहुत जल्दी से सॉल्व लीजिए इसका। चलो भैया अब देखिए, इसमें अगला जो चैप्टर था बेटा, इस यूनिट में देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अभी मैंने माइक्रोब्स को देखा कि कैसे ह्यूमन के हेल्थ में और डिसीज़ वगैरह कैसे करता था, कैसे बचाता था। अब हम समझेंगे कि आखिर ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये ह्यूमन के
वेलफेयर में कैसे अपना योगदान देते हैं, यानी हमारे फ़ायदे के लिए। हमने कहा ना कि इस अर्थ पे ना सैकड़ों ऐसे माइक्रोब्स मिलेंगे आपको जो हमें नुकसान भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें फ़ायदा भी कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे ज़िंदगी को भी ले सकते हैं, हमें इन्फेक्ट करके, और देखा जाए तो हमें ये जीवन दान भी दे सकते हैं। आखिर वो ऐसी एक अमेजिंग चीज़ अर्थ पे हमारे मौजूद है, हम उसके विषय में जानेंगे। जैसा कि आप देखिए माइक्रोब्स मैंने लिखा दोस्त, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, पहले कुछ ग्रुप का नाम देख लीजिए। देखिए माइक्रोब्स ऐसा तो नहीं कि अगर वो प्रोटोजोआ है तो नुकसान ही करेगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया ही करेगा। हो सकता है कि उसी ग्रुप से कुछ ऐसे माइक्रोब्स हों जो हमारे फ़ायदे के लिए हों, हो सकता है कुछ ऐसे वायरस हों जो हमारे फ़ायदे के लिए हों, हो सकता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया हों जो नुकसान तो कर ही रहे हैं बहुत सारे, लेकिन हो सकता है कि सम ऑफ देम इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। कैसे हैं देखेंगे, पहले उस ग्रुप को देखेंगे। माइक्रोब्स बिलोंग फ्रॉम द प्रोटोजोआस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल वायरसेस, साथ ही साथ प्रियॉन्स, वायरवाइड्स एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई बहुत सारे ऐसे हैं दोस्त जो इतने फ़ायदेमंद हैं, इतने फ़ायदेमंद हैं कि इन्हें हम लोगों को न चाहते हुए भी कल्चर मीडियम में या न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो कराना पड़ता है। सोचिए अगर फ़ायदेमंद ना होता तो क्यों ग्रो कराते हैं। सांप हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन सांप का भी कल्चर किया जाता है। सोचिए क्यों, ताकि एंटीविनोमा वहाँ से मिल जाएगा ना, जहर जो काटेगा तो उसको मारने की दवाइयाँ भी वहीं से मिलता है, तो हम इसलिए ग्रो कराते हैं। तो ये सब उसमें जाने जाते हैं। आखिर माइक्रोब्स कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, घरेलू सामग्रियों में कैसे यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स का दोस्त, देखो दिया है मैंने कि लैक्टोबैसिलस और एलेबी जलेबी न समझ जाना, एलेबी मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये दोस्त क्या होता है, लैक्टोबैसिलस ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये सब हमारे उसी मिल्क में मौजूद हैं। अच्छा होता क्या है, ये लैक्टोबैसिलस और एलेबी क्या करेगा, कर्ड को बनाएगा कहाँ से, मिल्क से। दूध से दही बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी बैक्टीरिया का है तो भैया का है, लैक्टोबैसिलस का है, और साथ ही साथ इन्हीं से बहुत सम ऑफ देम उसी के भाग हैं एलेबी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अच्छा ये करते क्या दोस्त, देखो ये जाते हैं एलेबी वगैरह, ये लैक्टोबैसिलस ये ग्रो करते हैं मिल्क में, बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, दही को तुरंत चेंज करते हैं। और जो एलेबी होता है ना, ये एलेबी प्रोड्यूस करता है एक तो एसिड, दहवा खट्टा ना होए, खा ही नहीं पाओगे बेटा, खट्टापन क्यों आया है, क्योंकि यही जलेबी एलेबी जो है एलेबी ये कुछ एसिड निकालता है, तो इस एसिड के वजह से लैक्टिक एसिड कहा जाता है। ध्यान देना, लैक्टिक एसिड की वजह से दही खट्टा होता है और आप खाते तो चटपट चटपट वाह ये वाला बोलते हो, इसलिए क्योंकि उसमें क्या है, समझ रहे हो ना। अब देखो बचवा करता क्या है कि ये काउलेट करता है जो भी उसमें पार्शियली डाइजेस्टिव मिल्क। अब मिल्क के अंदर भैया कौन सा एंजाइम है, उसका कौन सा प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन का नाम आपके बुक में बहुत कम दिया है, लेकिन कैसिन नाम का जो प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है, उस दूध के प्रोटीन को कागुलेट करता है, यानी उसको जमाने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट भी करेगा और फिर वो धीरे धीरे उसको कागुलेट करना शुरू कर देगा, जिससे आप देखेंगे दोस्त कि अब जैसे वो फेवरेबल कंडीशन पाएगा बैक्टीरिया अपनी संख्या को झमझम बढ़ा लेगा, इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन अपना शुरू कर देगा टेम्परेचर फेवरेबल पाने के बाद। और एक काम और करता है, ये उस चीज़ में यानी मिल्क में से जो कर्ड बनता है तो उसमें विटामिन B12 की मात्रा आप क्या होता है बढ़ा देता है, और ये बढ़ जाने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा दूध इससे दही जो बना है वो थोड़ी न्यूट्रिशनल क्वालिटी और बढ़ जाती है, और ये जा करके हमारे स्टमक में जो भी माइक्रोब्स आने के चांसेस होते हैं या जो मौजूद हैं उसको चेकआउट कर देता है, ऐसे रोगों को सुरक्षित करता है हमारी बॉडी को। देखिएगा अब होता है डग माने होता है आटा गूँथना। अब डग मतलब का तो बहुत सारे आप आटा गूँथते, चाहे मैदा का हो, चाहे बेसन का हो, चाहे कोई का हो, चाहे गेहूं का, मतलब कुल मिला करके जो डग होता है नहीं आटा। अब आटा क्या करता है दोस्त, मैकिंग किया जाता है डोसा बनाने में, इडली बनाने में, लेकिन डोसा इडली बनाने वाले डग को फर्मेंट किया जाता है कैसे, एक बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट करते हैं, फिर देखते हैं जब मैदा से कुछ बनाते तो क्या होता है पफअप हो जाए, पफ अप अपीयरेंस होता है, फूल जाता है, और फूलने के बाद आप देखेंगे ये क्यों फूला होगा, ड्यू टू मच रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फूल जाता है। एंड डग यूज फॉर द मेकिंग, और ऐसे भी डग होते हैं जो यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने में, उसको फर्मेंट करने के लिए हम लोग वेकर्स ईस्ट का यूज़ करते हैं। कौन सा ईस्ट, वेकर जो या टोस गुल्ला या खाते हो तुम, ये जो है ईस्ट के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, उस ईस्ट का नाम तो जान रखो भैया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये लिखा मैंने। टोडी एक व्यवस्था है दोस्त जो कि ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, साउथ इंडिया के लोग टोडी पीते हैं, जैसे हम यहाँ दारू लोग नहीं होता है वाइन बियर, ऐसे वहाँ टोडी पिया जाता है। ये फर्मेंट होता है, यानी फर्मेंटिंग होता है सेप ऑफ पाम का जो होता है पाम के सेप को फर्मेंट किया जाता है, तब जाकर के ये बनाया जाता है टोड जिसको आप कहते हैं ना।
तब टोडी पिया जाता है। आल्सो फर्मेंटेड, कुछ ऐसे चीज़ें जिसको और भी फर्मेंट किया जाता है, जैसे फिश को फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन हो गया, बाम्बू का शूट हो जाता है वहाँ पर होता है, टू मेक द फूड, ये सब फूड बनाने में मदद किया जाता है। आप जानते हैं जो चीज़ है पनीर, पनीर भी इन्हीं का योगदान है दोस्त। पनीर के अलग अलग फ्लेवर, टेस्ट और उनके अलग अलग क्वालिटीज़ के आधार पर हम इसको अलग अलग भाग में जानते हैं। जैसे देखिएगा, कहा ना कि देखो लिखा मैंने, कहा गया ये चीज़, टेक्सचर, फ्लेवर, ये सब टेस्ट वगैरह के आधार पर दो प्रकार के हैं। जैसे मैंने लिखा स्विस पनीर होता है। स्विस चीज़ क्या होता है, तो स्विस चीज़ में कौन सा होता है, प्रोपियोनियो बैक्टीरियम, ये जो होता है इसकी वजह से ये इसको क्या कहता है, प्रोपियोनियो बैक्टीरियम, इस बैक्टीरिया की वजह से वो क्या होता है, बहुत सारे उसमें बड़े बड़े होल बन जाते हैं। उस होल बनने का रीज़न ये है कि उसमें छोटे छोटे गड्ढे बनने का कारण कि खूब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो और बेहतर बन जाता है। तो ये याद रखिएगा कि स्विस चीज़ बनाने में कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो प्रोपियोनियो बैक्टीरियम, ड्यू टू द होल दैट मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन हाई नंबर। फिर देखिएगा एक होता है रॉकफूड। रॉकफूड चीज़ क्या होता है, रैपेंड होता है बाय द ग्रोइंग ऑफ द फंजाई, फंजाई के रोपेंड होने से ये क्या होता है, बनाया जाता है। ऑन देम इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा अच्छा भी होता है। इंडस्ट्री में बनाने के प्रोडक्ट कौन से हैं, देखो ये माइक्रोस मदद करेगा इंडस्ट्री वाला सामान बनाने में। देखो जैसे बेवरेजेस, पीने वाला वाइन, दारू, रम वगैरह है ना, ये सब हो गया। फिर देखिए एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है। लार्ज वेसल्स में हम लोग इसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटर लगा देते हैं, और बियर या विस्की या ब्रांडी, रम, ये सब यूज़ कर लिए जाते हैं विद द फर्मेंटेशन बाय द सैक्रोमाइसिस सेरेमिस। ये वही है जो अभी तक आपको ब्रेड खवा रहा था, अब यहाँ पर दारू बनाने में मदद कर रहा है। ये दोस्त क्या होता है, इसीलिए इस ईस्ट का नाम बढ़ जाता है वीवर ईस्ट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा तुम दारू भी पिलाओगे और तोशगुल्ला भी खिलाओगे, तो इसलिए तुम्हारा नाम वीवर ईस्ट के नाम से जाना जाएगा। ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल। बहुत सारे सीरियल होते हैं जो माल्ट कर लिए जाते हैं, वहाँ से भी इसको फर्मेंट करने में मदद किया जाता है। और जो फ्रूट के जूस होते हैं बेटे, उस फ्रूट के जूस को टू मेक द क्लैरिफाइड, वहाँ से हम देखेंगे उसको इथेनॉल में भी बदलने में ये मदद करता है। आप देखेंगे थोड़ा सा ईस्ट ले लो और एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें फ्रूट का जूस डालो और फ्रूट जूस डाल के थोड़ा सा ईस्ट डाल दो, कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो जो होगा बिल्कुल दारू की तरह महकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें धीरे धीरे फर्मेंटेशन शुरू हो गया है। तो ये दिखाया गया है। इसमें वाइन और बियर जो होता है दोस्त, ये विदाउट डिस्टिलेशन होता है, और यहाँ पर ब्रांडी और रम जो होता है डिस्टिलेशन होता है। ये डिस्टिलेशन और नॉन डिस्टिलेशन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ दारू की मात्रा ज़्यादा है कि दारू की मात्रा कम है, इस आधार पर हमने दिखाया कि वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन, यानी कि मात्रा थोड़ी दारू कम होगी, ब्रांडी और रम में थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए डिस्टिलेशन के रूप में जाना जाता है। फिर देखेंगे भैया एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब होता है अगेन, बायोमेथल लाइफ, यानी किसी के ज़िंदगी को मारने के लिए तैयार है ये एंटीबायोटिक्स। हमारे शरीर में थोड़े थोड़े पैथोजन जो आते हैं, हमें नुकसान करते हैं, तो उसको मारने के लिए तो एंटीबायोटिक्स हम लगवाते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे बताया गया सबसे पहले पेनिसिलिन बनाया गया था। कौन बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाया था। कहा जाता है कि ये एंटीबायोटिक जो बनाया गया था पेनिसिलिन, एक चांस डिस्कवरी थी, कर कुछ रहे थे कर कुछ और बन गया। तो ये क्या बना रहे थे, ये वर्क कर रहे थे उस समय स्टाफिलोकोकाई, क्या किस पर वर्क हुआ था, स्टाफिलोकोकाई नामक बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे। और वहीं पर देखा गया कुछ ऐसा एरिया था जहाँ पर ये ग्रो नहीं किया, क्योंकि ड्यू टू द जर्मिनेशन ऑफ द मोल्ड, वहाँ मोल्ड ग्रो कर गया। हालांकि मोल्ड का नाम बाद में पढ़ा गया, एक फंगस था, नाम क्या था, क्या नाम था बताओ भैया, पेनिसिलियम न्यूटोटम, पेनिसिलिन या पेनिसिलियम नोटेटम, ये बन गया। अब इस मोल्ड की वजह से देखा गया कुछ केमिकल निकल रहा था, और उसी केमिकल की वजह से देखा गया भैया कि पूरा का पूरा स्वाहा हो गया। पूरा का पूरा जो स्टाफिलोकोकाई ग्रो करा रहे थे वहाँ ग्रो ही नहीं हुआ। इन्होंने सोचा यार कुछ तो इसके अंदर से निकला है, यानी कि ये कुछ है, बस इसको पकड़ लिया। कहा आओ बेटा पेनिसिलिन नोटेटम इधर आओ, बुलाए लैब में, बनाया, उससे देखा है केमिकल बना दिया। केमिकल को एज ए यूज़ कर दिया गया, किस लिए, एंटीबायोटिक्स के रूप में। और इसका सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुआ था 1945 में, तो जो अमेरिका के मतलब सैनिक थे वो जब घायल हो जाते थे तो उनके जख्मों को भरने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते थे। हालांकि इसके लिए आप देख सकते हैं कि फ्लेमिंग थे या ई फ्लोरी थे, इन लोगों को नोबेल प्राइज़ 1945 में दिया गया था। बहुत सारे ऐसे वैक्सीन बनाए गए, जैसे लेप्रोसी के लिए, प्लेग के लिए, डिप्थीरिया के लिए। समझ में आई बात। नोट कुछ बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, समझ लो भैया, ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। माइक्रोब से देखो, एस्परजिलस नाइगर एक होता है, फंगस है, इससे हम लोग साइट्रिक एसिड बनाते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी है, बैक्टीरिया है जिससे एसिटिक एसिड बनाया जाता है। क्लॉस्ट्रोडियम ब्यूटालिकम ये बैक्टीरिया है जिससे लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो भैया, माइक्रोब से दोस्त हम लोग लाइपेज बनाते हैं। लाइपेज एक प्रोटीन है, देखो लाइपेज एक प्रोटीन है, ये बनाया जाता है। इसको हम बनाते हैं उस आधार पर जैसे कि डिटर्जेंट फार्मूलेशन में यूज़ किया जाता है ना, वैसे बनाया मैंने। इसको यूज़ किया जाता है कहाँ पर, रिमूवल या रिमूव करने के लिए ओनली द
किसको, स्टेन्स, जो भी दाग धब्बे होते हैं लॉन्ड्रीज में इसको यूज़ करते हैं, काम हो जाता है। ऐसे प्रोटियोज बनाया जाता है, प्रोटियोज और पैक्टिनेज, ये दोनों कहाँ से निकाले जाते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अच्छे माइक्रोब से तब डेवलप किए गए हैं। ये कहाँ पर होता है, तो बॉटल जूस, जो फ्रूट के जूस बनाया जाता है उसको क्लैरिफाइड करते हैं, साफ सफाई करते हैं, गंदगी ना रहे, बिल्कुल प्योर रहे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं उन लोगों का। फिर देखो एक है भैया बायो एक्ट, ये देखो एक यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ से, बैक्टीरिया से बनाया गया। और ये क्या करता है दोस्त, तो ये स्ट्रेप्टोकॉकस यहाँ से बनाया जाता है, क्लॉट बस्टर के रूप में जाना जाता है। कहीं खून का थक्का जम जाता है तो इसको क्या करता है, तोड़ने में ये मदद करता है। फ्रॉम द ये वेसल्स, जो हमारा ब्लड वेसल्स है वहाँ अगर वो थक्का जमा है तो ये इसको तोड़ देता है, तो बड़ा मददगार हमारे लिए। सोचो बैक्टीरिया है लेकिन मदद कितना कर रहा है, ह्यूमन जिंदा है इसी की वजह से। सेव करता था कि माइक्रोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो हमारे शरीर में, नहीं हार्ट अटैक के चांसेस को बचाने का काम भी करता है। एक देखेंगे इसमें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन होता है दोस्त, ये यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि बनाया जाता है एक फंगस होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब प्रश्न ये है कि सर ये जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बताया आपने साइक्लोस्पोरिन है, मतलब हाँ साइक्लोस्पोरिन, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होता है, तो ये दोस्त ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तब आप दूसरे के बॉडी के दूसरे के अंग को अपने में जोड़ते हो तो हमारी बॉडी ये महसूस करे कि मेरा ही है, उस समय हमको सप्रेस कर देता है हमारे उस पार्ट को, और आप ट्रांसप्लांट जब हो जाता है फिर वो जब समझ जाता है कि ये मेरा वाला अंग है, वो आराम से उसको क्या करने में मदद करता है, ग्रो करने में मदद कर देता है। इस प्रकार से सफल ट्रांसप्लांट हो जाता है। एक और होता है स्टेटिन्स, ये ईस्ट से बनाया जाता है, क्या नाम है, मोनेस्कस परप्यूरियास। क्या काम करता है, ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने में ये भैया स्टेटिन्स लोग मदद करते हैं। जो कि ईस्ट, सोचो ईस्ट, बीस्ट, कीस्ट, बैक्टीरिया, ये सब कितने मददगार हमारे लिए हैं, जिसको अभी तक हमने कहा था नुकसानदायक हैं, समझ में आ गया ना, फ़ायदेमंद हैं। समझ में आई बात, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक लेक्चर इसमें और लेंगे इस चैप्टर में, जल्दी करें। चलिए बेटा अब इसमें देखेंगे, देखिए लिखा सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट जिसको आप बोलते हैं STPs के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। देखिए सीवेज क्यों मैंने कहा, सीवेज ट्रीटमेंट दोस्त ये होता है, जैसे आप जानते हैं कि डे पर डे आपके टाउन्स में, आपके घर में, आपके विलेज में, आपके शहर में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सक्रीटा निकलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल्स एक्सक्रीटा, और ये तमाम प्रकार की गंदगियाँ निकलती हैं। और देखो फैक्ट्री लगी है, कहीं पर कोई चीज़ लगा है, हम उसका सारा गंदगी किसी न किसी पानी में छोड़ देते हैं, चाहे तालाब में जाए, चाहे नदी में जाए, चाहे समुद्र में जाए। क्या ये आप खुद सोचिए, क्या ये चीज़ें हमारे द्वारा जो अब हमें गंदगी महसूस हुई ना, अगर हम उस चीज़ को अपने पास रखेंगे तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन मैंने छोड़ कहाँ दिया, मैंने वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया कि जाओ मुन्ना तुम वहीं पे। लेकिन आपने सोचा कि पानी में, नदी में, तालाब में, आपके बगल अगल में जो पानी बह रहा है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उन पे क्या उसका असर होगा, बेचारे वो तो मर जाएंगे ना। तो हमने अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट किया, सुरक्षित किया, लेकिन उनके पास भेज दिया कि वो मरे, तो हमने नुकसान किया। अगर सोचो उस तालाब में बहुत ज़्यादा सांप होंगे, वो सांप मर जाएंगे, और सांप के मर जाने से आप जिस खाना जब थाली में खाओगे तो उसमें फ्रॉग छटकेगा, फ्रॉग राना टिग्रीना। अब आप सोचिए क्यों, बिकॉज आपने पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। सांप होता तो खा लेता फ्रॉग को, लेकिन फ्रॉग बेचारा घूम रहा है, ऐशबाज कर रहा है, तो आपके बगल में आएगा खाना वाना के पास। तो ये चीज़ कर रहा है ना कि हमारे द्वारा किए गए छोटी से छोटी, मोटी छोटी गलती कोई भी क्यों ना हो, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली जान लीजिए इंटरकनेक्ट होता है इस पूरे इकोसिस्टम से। अब मैंने थोड़ी बात बताया कि हाँ ये निकलते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे छोड़ते हैं, क्या होता है इसका रिजल्ट, अब मैं बताता हूँ आगे। देखिए म्यूनसिपल जो वेस्ट होते हैं समाज में, जैसे होता है ना कि हाँ ये भाई यहाँ के म्यूनसिपल है, तो म्यूनसिपल जो पार्टीज़ होते हैं उसके द्वारा बहुत सारी वेस्ट निकलते हैं, उसको सीवेज कहा जाता है। ठीक है, सीवेज मैंने गंदगी, ध्यान रखना। देखो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, और इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, भी ध्यान देना। हाँ इसको कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलीज इन द वाटर बॉडीज़, डायरेक्ट पानी में मत छोड़ लल्ला। अभी तक जो छोड़ते, अभी तक चले भी आए हो तो अब सुधर जाओ। डायरेक्ट पानी में छोड़ोगे तो तुम अपने साथ तो मर ही रहे हो, लेकिन दूसरों का नुकसान आप कर रहे हो। क्या करेंगे, इसलिए बिफोर द डिस्चार्जिंग ऑफ द वाटर बॉडीज दिस सीवेज शुड बी द ट्रीटेड विद द STPs, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये नीड होता है।
अच्छा, होता क्या है कि उसमें बहुत सारे सीवेज में हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स भी मौजूद होते हैं, सीवेज में पाए जाते हैं। तो ये भी तो कुछ काम, हेट्रोट्रॉफिक खाना कहाँ बना पाएगा, उसी गंदगी को खा रहा है, उसके आगे को चाप रहा है, इंजॉय कर रहा है। इसको दो तरीके से हम पानी में छोड़ सकते हैं। कैसे सुरक्षित करोगे, दो तरीका है। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट कराओ। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल रिमूवल होता है दोस्त, जिसमें लार्ज और स्मॉल जो बड़े बड़े चट्टान पत्थर वगैरह होते हैं इसको अलग किया जाता है। यानी इसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करवाते हैं हम लोग, फिल्टर करना, सेडिमेंट करवाते हैं। इसमें ग्रिट, सॉयल, पीवल्स, ऐसे तमाम चीज़ों को रिमूव किया जाता है, इसीलिए फिजिकल प्रोसेस कहा गया है। देखो, ऑल सॉलिड सेटल्स फ्रॉम द, या क्या करते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं उनको सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे, एंड एक बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक प्राइमरी स्लज बना देता है। तो ये प्राइमरी स्लज बना देगा। एंड सुपरिटेंडेंट जो ऊपर तैरेगा, हल्का वाला भाग है वो तो पानी के ऊपर ही रहेगा ना, कहते हैं ना छहरा रहा है, तो वो जो छहरा रहा है उसको सुपरिटेंडेंट कहते हैं। और ऐसे सुपरिटेंडेंट को हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट कहा जाता है। क्या समझ में आई बात? तो नीचे बैठा हुआ तो उठेगा नहीं, वो तो नीचे बैठ गया, लेकिन ऊपर बैठा हुआ गंदगी में जो इफ्लुएंट था उसको क्या करेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी इसको बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो बायोलॉजिकली होता है। इफ्लुएंट क्या करेंगे, इसको लार्ज एरेशन टैंक में भेजेंगे, और लार्ज एरेशन टैंक में जाएगा जहाँ पर एजिटेटर लगा होता है, घुमाने वाला उसमें मशीन लगा होता है, पर लगे होते हैं, और ये पंप करेगा इसको। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे जो घूमेगा तो जाहिर सी बात है एरोबिक होगा, ऑक्सीजन बनेगा जिसमें बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब डेवलप करेंगे, और ये क्या करेंगे, और ये इनटू द फ्लॉक्स बना देते हैं। फ्लॉक्स मतलब होता है मेसस, अ ग्रुप ऑफ मेसस विद द फंगस एंड बैक्टीरिया। फ्लॉक्स में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं, और ये जाके उस पानी के अंदर जो भी गंदगी होगी उसको चाप के खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तो ये खाएगा, माइक्रोब्स को कंज्यूम कर रहा है ये। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको भी खा रहा है, जो भी इन्फ्लुएंट होता है। जब इसको खा लेगा तो पानी हल्की फुल्की तो साफ़ हो जाएगी ना। अब आप देखेंगे कि आपको बीओडी की मात्रा कम लगेगी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा कम हो गई क्योंकि गंदगी साफ, तो गंदगी साफ है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम, गंदगी बहुत है ऑक्सीजन तगड़ा लगेगा, क्योंकि सब माइक्रोब खाना चाहेंगे तो उनको रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। तो ये बीओडी हमारा कम हो जाएगा क्योंकि ये कंज्यूम हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर। किसमें, देखो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए 1 लीटर में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है माइक्रोब्स को, उसको बोलते हैं बीओडी। डेफिनेशन क्लियर है, आगे समझो भैया। ये क्या करते हैं बीओडी। अब सेटलिंग टैंक में देखेंगे बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फ्लॉक्स इसमें अलाउड करता है, जिससे वो सेडिमेंट हो जाता है, यानी कि बहुत सारे सेटलिंग टैंक के अंतर्गत बैक्टीरिया, फ्लॉक्स अलाउड करके वो नीचे सब बैठ जाते हैं। नीचे क्या हो गया, बैठ के खा के गंदगी, इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। वही फ्लॉक्स जो अभी तक चाप के खाया है वो नीचे जाके जमा हो जाएगा, बैठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। होगा क्या, अब स्मॉल पार्ट, इसका छोटा सा पार्ट उठाओ, इसी जो नीचे बैठा एक्टिवेटेड स्लज, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पंप्ड बैक, उसको पंप्ड बैक करो, फिर से ले आओ, कहाँ पर, एरेशन टैंक में जहाँ ऑक्सीजन था, एजिटेटर लगा था। किस लिए, फॉर द इनाकुलम। जैसे दही डालते हो थोड़ा सा दूध में ताकि वो थक्का बन के उसका क्या बना दे, दही बना दे। दही छोटा सा डालना पड़ेगा दूध से दही बनाना है तो वो इनाकुलम करता है, स्टार्टर कहा जाता है। ऐसे ये भी है, ये हमारा जो एक्टिवेटेड स्लज है कि स्टार्टर है, इनाकुलम है, उस एरेशन टैंक में डालने के लिए, तो ये स्टार्टर का काम करेगा। और जिससे क्या होगा, रिमेनिंग स्लज थोड़ा सा लिया था, बाकी रिमेनिंग स्लज क्या करेगा, ये वाला रिमेनिंग स्लज देखेंगे, रिमेनिंग स्लज जो पार्ट होंगे वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हो जाएंगे। ठीक है, एनारोबिक में चला गया और वहाँ पर जाएगा, एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पर होगा, और अलग अलग टाइप के अदर बैक्टीरिया होंगे और फंजाई उसमें मौजूद होते हैं। ये देखो उसमें ग्रो कर रहे होते हैं ये सब, ठीक है ना। डाइजेस्ट क्या करेगा ये लोग, ये डाइजेस्ट करेंगे फंजाई और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। फाइनली देखेंगे ये प्रोड्यूस करेंगे अपना, जब उसको तोड़ेगा बैक्टीरिया वगैरह सबको, तो ये क्या होगा, कुछ गैस निकलते हैं, उस गैस का नाम हो जाता है, देखो जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको बोला जाता है बायो गैस कहा जाता है। नाउ इफ्लुएंट, अब इफ्लुएंट हमारा ऊपर जो है तैर रहा है, जो साफ़ हो चुका है, अब इसको तुम उठा करके वाटर बॉडी में क्या करोगे, छोड़ दोगे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, ये गंगा यमुना जैसी एक्शन प्लान को भी क्या किया है, स्थापित किया कि अलग अलग शहरों में जगहों पे एसटीपीज बनाया जाए, जिससे लोगों में जो वाटर बॉडीज़ में डायरेक्ट गंदगी छोड़ी जाती है उसको कम किया जा सके। ठीक है, ये प्लान हो गया। आगे देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, देखिए मीथेन को कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे दोस्त, जैसे इसमें एक बायोगैस प्लांट के रूप में ही मैंने बताया है, देखो यहाँ दिया हमने बायोगैस प्लांट। देखो मेन गैस इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सर्टन बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये वर्क करते हैं ऑन द सेलुलोजिक मटेरियल। जैसे घास में क्या होता है,
सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को तोड़ने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उसी में एक्शन करते रहते हैं सेलुलोज को तोड़ने के लिए, तो काम करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि देखा गया है कि सेलुलोजिक मटेरियल को तोड़ते हैं मीथेन, और यहाँ पर मीथेन है, इस मीथेन को गैस निकलने, जब तोड़ेगा तो कुछ गैस निकलेगा, मीथेन निकला है तो कौन निकालेगा, मीथेनोबैक्टर कहा जाता है इसको, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मीथेनोबैक्टीरियम। ये एरोबिक स्लज के पास जाते हैं। अच्छा, एरोबिक स्लज में मौजूद था पहले से, तो वही बताया गया यहाँ पर। अच्छा, जो एनिमल्स होते हैं उसके जो रूमर्स होते हैं, रूमन समझते हो ना, उसका जो स्टमक वाला पार्ट होता है, कैटल के जानवरों का जो स्टमक है उसमें रूमन कहा जाता है, उसी में मौजूद भी रहते हैं। ध्यान देना, जब वो गोबर करते हैं तो गोबर में भी मौजूद रहता है, क्योंकि उसने सेलुलोज को तोड़ना है, तो यहाँ पर चले जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं गोबर गैस कहा जाता है, जो कि ब्रेक करता है सेलुलोज जैसे मटेरियल को ब्रेक करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, इस प्लांट में गोबर गैस प्लांट दोस्त होता है, एक बहुत बड़ा कंक्रीट टैंक लगा होता है, जिसमें 10 से 15 फीट का एक हाइट होता है। उस 10 से 15 फीट के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम देखे जाते हैं। देखो इसमें होता क्या है, आउटलेट लगा होता है, हाउस में इसको डायरेक्ट वहाँ से रिलीज़ किया जाता है। और इसमें अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखो ये बायोगैस जो प्लांट होता है ना, ये कंक्रीट टैंक तो है ही है, 10 से 15 फीट का है, और इसमें बायो वेस्ट भरा जाता है, बायो वेस्ट प्लस स्लरी भरा है। अब स्लरी क्या, गोबर और पानी का एक घोल, उसको हमने कहा स्लरी, ये सब उसमें कलेक्ट कर दिए जाते हैं। और जब कलेक्ट करते हैं बहुत सारे ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो उसमें एक्टिविटी करते हैं, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी चलेगा, और जो ऊपर प्लेट लगा रहा तो उसमें हल्का सा आवाज़ आएगा, यानी कि ऊपर उसके अंदर जब बबल बनेगा तो धक्का मारेगा प्लेट को, और उसी से गैस बनेगा। तो गैस निकलने के लिए उसमें एक आउटलेट लगा होता है जो हाउस में डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, और बाकी जो बचा हुआ जो गोबर था, जो स्पेंट था, जब स्पेंट हो चुका तो बचे हुए जो स्लरी होते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं एज ए फर्टिलाइजर के रूप में। रूरल क्षेत्र में दोस्त ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया, देखो एक चीज़ दिया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, और साथ ही साथ खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है बायोगैस जैसे प्लांट को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब 2 टॉपिक और बचा दो, जैसे बायो कंट्रोल के बारे में बता देता हूँ, और साथ ही साथ इसी में मैं आपको बायो फर्टिलाइजर बता देता हूँ। बस ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ। चलिए, चलो बाबू, अब इससे देखिए बहुत अच्छे से मैंने अभी तक पूरी बात समझा रखी है। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या कहा भैया, देखो सिंपल, जैसे कि पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है, देखो इसमें कुछ पार्ट बचे हैं। देखो बायो कंट्रोल एजेंट है और बायो फर्टिलाइजर। पहले मैं समझा देता हूँ, बायो कंट्रोल एजेंट किससे आप कहते हो। जैसे मान लो कि अभी पहले के समय में आप क्या करते थे, जैसे मान लो आप खेत में गए और गोभी आप तोड़ रहे थे, आपने गोभी बोया था, मतलब बहुत अच्छा खेती कर रखी थी सब्जी की। ठीक है, और आपको भेजा गया कि बेटा जाओ जरा भिंडी और कुछ गोभी तोड़ लाओ। आप गए, आपने देखा कम से कम 20 ऐसे गोभी लगे थे जिसको हम खाते तो नुकसान था, क्योंकि पूरा का पूरा आधा भाग उसका कीड़ा खा चुका था। भिंडी भी लगभग यही हाल थी। आप घर पे आए और घर पे आकर के आपने इन्फॉर्म किया गार्जियंस के कि इस प्रकार की मैंने जो प्रॉब्लम सभी खेत में देखी है, तो आपने सजेशन लिया, सजेस्ट किया किसी ने कि हाँ भाई आप लोग ला करके उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए ताकि इंसेक्ट मर जाए। लाए आपने इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, बीडीसाइड, ऐसे तमाम प्रकार के साइड, मतलब किल करना है ना, किसी को मार देना, जिसको मारना उसी के नाम से साइड लगा दो। जैसे सुसाइड, सू मतलब सू है, समझो, कुछ दूसरा ना समझो, और साइड मैंने किल कर लेना, अपने आपे को ख़त्म कर लेना। तो हुआ क्या भाई कि जैसे आपने इंसेक्टिसाइड डाला दोस्त, तो आपने देखा कि आपने स्प्रे कर दिया, और जैसे स्प्रे किया तो वो जितनी भी चीज़ें थी सारे के सारे इंसेक्ट मर गए। लेकिन अब आप बताओ, कुछ दिन बाद ही आप उसको तोड़ खाओगे, अब 10 दिन 20 दिन मान लो, और जब तोड़ोगे तो उसके जो जहर है ना, जो टॉक्सिक है ना, वो मरे नहीं हैं। जैसे फंगस का जर्म जो है, फंगल का जो जर्म्स होते हैं वो जर्म्स मरते नहीं, इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कंडीशन मॉइस्चर पाता है तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। जैसे बीटी कॉटन अभी मैंने बताया था कि जाता है, वो कॉटन के अंदर जो क्राइजीन होता था, वही बीटी जीन ने क्राई प्रोटीन छोड़ा, क्राई प्रोटीन जाकर के किसी कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया। वो जब तक जैसे कोई इंसेक्ट उसको खाएगा, बस उसके इस गट में जाएगा, अल्कलाइन मीडियम पाएगा और फिर एक्टिवेट हो जाएगा। तब बैक्टीरिया के अंदर उसके अंदर क्यों एक्टिव नहीं होता था, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के अंदर क्यों एक्टिवेट था, क्योंकि उसके अंदर अल्कलाइन मीडियम नहीं पाता था। दूसरा कोई इंसेक्ट जब खाता है तो उसके गट में अल्कलाइन मीडियम की वजह से वो एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत वो जाकर के उसको किल कर देगा, बिल्कुल इसको स्वेलअप कर देगा, प्री एपिथेलियल लेयर्स को।
और फाइनली वो मर जाएगा लिसिस के द्वारा। तो वो वहाँ पे है दोस्त। ऐसे ये भी है, जब आपने इंसेक्टिसाइड डाला तो सिर्फ और सिर्फ आपने उस कीड़े को बचाने वाले या उस कीड़े को नुकसान करने वाले पौधे को, कीड़े को ही नहीं मारा है आपने, बल्कि कीड़े के साथ साथ आपने और अच्छे अच्छे माइक्रोब्स को मार दिया जो आपके बेनिफिट के लिए थे। साथ ही साथ जो फ्रूट था, जो वो वेजिटेबल था, उसके अंदर भी आ गया वो, और आप जब खाओगे तो आपके अंदर भी जहर आ जाएगा। तो कितना नुकसान था। तो साइंटिस्टों ने सोचा यार इतना सारा पेशेंट हम देख पा रहे हैं सिर्फ इसी की वजह से, हम कुछ नया ट्रिक अडॉप्ट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, क्या है वो? कहा बायो कंट्रोल एजेंट करो, कोई ना केमिकल ना सेमिकल, हमको मारना है तुम लाओ कोई जानवर, कोई एनिमल ही बैठा दो। जैसे फ्रॉग को खाना है, तुमको मारना है, तो क्या फ्रॉग को मारोगे? ना मारो ना। फ्रॉग को जहाँ जैसे कोई होल है, फ्रॉग जान तो रहता है इसमें। अब फ्रॉग को जैसे फ्रॉग तो छोड़ो, बहुत छोटी चीज़ है। हमने कहा स्नेक किसी बिल में रहते तो हमने सोचा कि इसमें 10, 20, 50 हैं, क्या करेंगे यार। हो सकता है कि कोई आप उसमें सोचे कि कोई जहर डाल दिया जाए, कोई गैस डाल दिया जाए, मर जाए। और आप जब डाल रहे थे तो हो सकता है उसमें कुछ फ़ायदेमंद वाला चीज़ आपके सामने रहा, वो भी मर जाए उसमें। तो अब ये आप नहीं कर पाओगे। हमने सोचा कि हम उसके सामने बाज बैठा देंगे, बाज पालेंगे, और बाज जैसे वो निकलेगा उसको आराम से खा लेगा। ऐसे ही यहाँ पर सिस्टम हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि हम ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म को ही रखते हैं जिस ऑर्गेनिज्म से उस नुकसान करने वाले माइक्रोब्स को क्या कर सके, वो पिकअप कर सके, मार सके। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, बस समझ जाओगे आप। देखो लेडी बर्ड या बीटल क्या होता है, ये टू गेट रिड द एफिड्स, ये एफिड्स को मार देती, खा लेते, नाश्ता हो जाता, ना कोई केमिकल ना सेमिकल, एंजॉय करो। ऐसे आप देखेंगे है ना, क्या ये ड्रैगन फ्लाई है। अब ये क्या करता है भैया, अब ये भी वही काम करता है, कुछ नहीं करता ये, टू गेट रिड द मॉस्किटो, ये जाता है और उसको खाने का काम करता है, मॉस्किटो खत्म कर देता है। जिससे आपने सुना एक दोस्त मछली होती है, मुझे याद नहीं आ रहा ज़्यादा, गैम्बूसा, हाँ गैम्बूसा फिशियस, वो क्या करती है, ये मच्छर जहाँ होते हैं मॉस्किटो को मारने के लिए गैम्बूसा और डाल देते हैं, वो जाती है जहाँ जहाँ मच्छर तो खाने का नाश्ता कर लेती है उसका। तो ऐसे ही है, केमिकल सेमिकल ना डालो, जानवर को बैठाओ, जानवर को खा लेगा जो नुकसान कर रहा है, उनका नाश्ता होगा, इकोसिस्टम बैलेंस रहता रहेगा, है ना। आगे देखो, फिर देखिए मैंने कहा बीटी अभी मैंने बताया कॉटन कॉर में यूज़ किया जा चुका है। ये कि एक प्रकार से बीटी बैसिलस थूरिनजेनेसिस से बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार से बहुत सारे पौधों, इसकी क्वालिटी ये थी कि इसको चाहे जितना टेम्परेचर प्रेशर दे दो कोई दिक्कत नहीं आती थी। साल्टी वाटर में रखो, मैराइन वाटर में रखो, बहुत ज़्यादा तगड़ा था ये बैक्टीरिया। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इसके अंदर ऐसी क्या खूबी है, तो कहा कि इसके अंदर एक बीटी जीन है, उसको निकालो। कहा कि वो क्या बनाता है, कहा क्राई प्रोटीन, कहा उस प्रोटीन को उठाओ, उस पौधे के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, और जब पौधे के अंदर लगाओगे तो पौधा भी तो ऐसे तंदुरुस्त हो जाएगा, पौधा भी सेफ हो जाएगा, मर प्रोडक्टिविटी मिलता रहेगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर किया। और ये देखो लिखा है कि इसको मुक्ति देता है किससे, बटरफ्लाई, कैटरपिलर्स, इसको स्प्रे करने से ये फ़ायदा हो जाता है। साथ ही साथ दोस्त ये ऑन द स्प्रे किया जाता है ब्रेस्का जैसे फ्रूट ट्रीज़ पर, इसको स्प्रे करते हैं ताकि हम इस नुकसान से क्या कर सकें, बच सकें, ठीक है। फिर देखिए एक होता है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, जो कि बहुत सारे रूट्स के उसमें बहुत सारे जो इंसेक्ट कीड़े लग जाते हैं उसको बचाने में मदद करता है। साथ ही साथ एक कंट्रोल करता है दोस्तों सेवरल प्लांट के पैथोजेंस को, जो कि आप देखेंगे एक होता है बकोलो वायरस। बकोलो वायरस क्या करता है, अटैक करता है इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा, जहाँ जहाँ इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा देखेगा कि इस पौधे को नुकसान कर, उसको ये मार के नाश्ता कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। क्या है, कुछ नहीं है। एक लास्ट देखिए बायो फर्टिलाइजर, आप जानते हैं खेतों में फर्टिलाइजर लगा देते हैं, फर्टिलाइजर लगा दो, जैसे होता है ना हरी घास बो देते हो, अब बोने से आप उसको छोड़ देते हो, कुछ समय बाद पानी उनी चला करके और उसी को जोत देते हो, ताकि वो जब उसकी प्लाइंग करते हो तो वहाँ की पूरी जो मिट्टी होती है फर्टिलाइजर से बिल्कुल भरपूर हो जाती है, और जब आप कोई फसल बोते हो तो अच्छे से ग्रो कर लेता है। तो ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में जैसा राइजोबियम बैक्टीरिया, अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है, जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं ना, जो दाल देने वाले पौधे, जैसे अरहर है, उड़द है, मंसूर है, ये सब दाल वाले पौधे लेगुमिनेसी फैमिली से आते हैं। तो इनकी जड़ों में एक गांठ होता है, उस गांठ को बोलते हैं रूट नोड्यूल्स कहते हैं, और उसी नोड्यूल्स में क्या करते हैं, उस नोट में बैठ जाते हैं और बैठ करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो वो उसको नाइट्रोजन देता है, वो रहने की जगह देता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आराम से दोस्ती बंदी बरकरार रहती है। तो ये काम करते हैं यहाँ पर, एसोसिएट करता है विद द रूट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। एजोस्पाइरुलम, एजोबैक्टर, ये दोनों भी दोस्त क्या होते हैं, सॉइल में रहते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, और आराम से पौधा ग्रो करता है और इनको भी सुरक्षा मिलता रहता है। एक है माइकोराइजा। माइकोराइजा में दोस्त क्या होता है कि ये फंगस, और फंगस में कौन, एक फंगस का नाम या स्पेशल है, ध्यान लिखिएगा, ग्लोमस नाम का फंगस है, और बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनके जड़ों के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड द माइकोराइजा कहा जाता है। फिर देखिए एक है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये जो होते हैं ना एक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं।
जैसे एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है। सो इस प्रकार से दोस्त ये हमारा जो चैप्टर है, ये यूनिट है, इसको हम लोगों ने खल्लास कर दिया। मज़ा आ रहा होगा ज़बरदस्त तरीके से। एनर्जेटिक रहो मेरे बच्चा, एनर्जेटिक रहो, क्योंकि ज़िंदगी में इतने आसानी से कुछ मिलता नहीं है। उसके पीछे लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जा कर के कोई दशरथ माझी बन के उस चट्टान को तोड़ पाता है। जब लगातार लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो आपके लक्ष्य आपके पास आसानी से आ जाता है। अदरवाइज़ तुम कुछ नहीं करोगे, एंजॉय करोगे, तो वो भी कभी नहीं आएगा, तुम भी नहीं आओगे। तो जाओ घूमो। जब वक्त को वक्त दोगे तो वक्त ही एक दिन आपका वक्त बदल देगा। समझिए इस बात को। क्लियर है? तो बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त। फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जैसे यूनिट की तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द इसको समाप्त करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।